ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप लोग? जी जी सर। जी जी। मिस मरियम और मिस मदिया, आप सारों को स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके ओके। तो मेंटल ट्रेनिंग, हमारी टू डे ट्रेनिंग्स हैं 18 to 19 जनवरी 2025, डॉक्टर खुरम शहजाद। ओके, तो हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रेनिंग ये है कि ये 2 दिन की ट्रेनिंग होगी आपके पास 8 PM से 10 PM, और एम एस सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग टीम सॉफ्टवेयर, MS टीम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। नोट्स और ट्रेनिंग मटेरियल आपको तमाम रेफरेंस का प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल की जाएगी आपको। तो ये आपके पास है। तो जो भी आपके पास अगर कोई मतलब सुनने में मसला आता है या कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम आता है तो परेशान नहीं होना। ये सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, आपके पास है। ओके, तो जैसे आप लोगों ने पेपर लिखे हुए हैं, चीज़ें काफ़ी आप में से लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे ताकि आपसे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ताकि हम ये डिस्कशन के थ्रू मजीद अपने जो कंसेप्ट हैं उसको बेहतर किया जा सके आपके पास रेफरेंस के हवाले से, ताकि आपके पास हाउ नो ज़्यादा हो जाए। फिर मेंडले सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे, आपको बताएंगे कि मेंडले में हम रेफरेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपके पास है। तो रेफरेंस बेसिकली है क्या चीज़ के रेफरेंस, हम आपके पास एक सर्टिफिंग रेफरेंस इज ए फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट एंड साइटेशन ऑफ ए सोर्स यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क सच एज रिसर्च पेपर, थीसिस और आर्टिकल। रेफरेंस आपके पास आमतौर पे जो आपके पास हवाला देते हैं, आप किसी की आपने देखा है काम को, और उसको आप अपने जो आर्टिकल है या थीसिस है उसमें उसको वो काम को आप दोबारा अपने वर्ड्स में लिखते हैं और उसके काम को एक्नॉलेज करते हैं। यानी किसी ने कोई चीज़ डिस्कवरी की है, इवेंट की है, चीज़ें की हैं, तो जो आप उसका मटेरियल उठाते हैं, जो उसकी रिसर्च उठाते हैं, उसको जो आप उसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मतलब उसने चीज डिस्कवर की है, ये जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, ये मेरी नहीं है बल्कि फलां बंदे की हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं। ये इस वजह से प्लेजरिज्म और ये जो सारे मसले आते हैं, ये इस वजह से आते हैं कि आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं करते। बात कहता नहीं जी ये तो मेरी डिस्कवरी है, ये मैंने चीज फाइंड की है, तो उसमें जाके मसला होता है। तो साइंटिफिक रेफरेंस है किसी के, आपका काम है थीसिस, उसने चीजें फाइंड की हैं आर्टिकल में, रिसर्च पेपर्स के अंदर, तो जो आप उसको रेफरेंस एक्नॉलेज करते हैं, आप उसकी साइटेशन करते हैं, उसको बेसिकली हम साइंटिफिक रेफरेंस बोलते हैं आपके पास होते हैं। इसमें क्या फायदा होता है, एक तो उस साइंटिस्ट को मतलब आप क्रेडिट दे रहे होते हैं कि आपने जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश किया, आपने रिसर्च की, कोई चीज फाइंड की। अब जो बंदा आपके काम को साइट कर रहा है वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है कि ये वाकई इस बंदे की रिसर्च है, तो साइंटिस्ट प्रो प्रो वो आपके पास प्राउड फील करते हैं कि ये हमारे काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है, हमें हमारे वर्क को साइट किया जाता है, वो उसको हौसला मिलता है और वो मजीद रिसर्च करता है, आपके पास होती है। तो और दूसरा इसका रेफरेंस का क्या फायदा होता है कि ओरिजिनल आपको उस एक चीज है उसकी डिटेल पढ़नी है, ये जो फाइंडिंग हुई किस तरह हुई, ये साइंटिस्ट ने कैसे काम किया, वो सारी इंफॉर्मेशन उस रेफरेंस की बेस पे आप उस आर्टिकल पे जाते हैं और उसका पूरा आर्टिकल आप पढ़ते हैं, और उसको और मजीद आप रिसर्च करते हैं, उसमें मजीद फाइंडिंग्स को आप बेहतर करते हैं। तो साइंटिफिक रेफरेंस क्या है कि आप किसी के काम को एक्नॉलेज करते हैं, उसको प्रॉपरली साइट करते हैं, आथर को एक्नॉलेजमेंट मिलती है इस हवाले से कि आथर मजीद काम करते हैं। लोग जैसे आपका रिसर्च पेपर, आप 10 बंदे हैं, इसको अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज साइट कर रही हैं, तो आपको हौसला मिलता है कि मैं अपने काम में मजीद रिसर्च करूं। तो साइंटिफिक रेफरेंस को कोई रिपीट करेगा कि साइंटिफिक रेफरेंस से क्या मुराद है आपके पास से? जी उमर मुस्तफा भाई, साइंटिफिक जी जी रेफरेंस है क्या, बेसिकली क्या चीज है? जी जी सर। सर जब हम किसी और के काम को अपनी रिसर्च में इंक्लूड करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो उसको एक्नॉलेज करते हैं हम। एक्नॉलेज कैसे करते हैं? उसको साइट करके या रेफरेंस के थ्रू हम उसको एक्नॉलेज करते हैं ताकि हम प्लेजरिज्म से बच सकें।
जी प्लेजरिज्म कह सकें और दूसरे का कह सकें, आप उसकी डिस्कवरी को बता सकें। जी मिस मदिया, और कि साइंटिफिक रेफरेंस है क्या चीज, ये क्यों मतलब है, ये क्यों करते हैं, हम ना करें तो क्या होगा? जी मिस मदिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर साइंटिफिक रेफरेंस जो है वो एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है कि हम किसी और की स्टडी को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उन्होंने जो जिस रिलेटेड हम काम देखना चाह रहे हैं वो काम उससे मैच है, और हम उसी रेफरेंस को यूज करते हैं अपने मतलब के रिसर्च पेपर्स में, आर्टिकल्स में। तो एक साइंटिफिकली हम उस साइटेशंस को यूज करके उनको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। यस। जी मिस मरियम अरुण, साइंटिफिक रेफरेंस है क्या और क्यों, ये हम साइटेशन देते क्यों हैं, हम पर्पस क्या, लॉजिक क्या है इसके पीछे? सर हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो उसके हमने प्रीवियस स्टडी को जरूर डिस्कस करना होता है, और जब हम प्रीवियस स्टडी को डिस्कस करते हैं तो वो फ्यूचर में पहले किसी न किसी ने उस चीज को किया होता है काम। तो जब हम उसके काम को लिखते हैं अपने के अंदर तो हम साइटेशंस के जरिए लिखते हैं ताकि उस साइंटिस्ट को क्रेडिट भी जाए और हमारी बात के ऊपर प्लज भी ना लगे। हाँ, प्लस नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये साइटेशन या लिटरेचर आपको बेस प्रोवाइड करता है, जिस बेस के ऊपर आपने ऊपर आप ये देखें, ये एक सीढ़ियाँ हैं। रिसर्च जो है ना, आपके पास एक स्टेयर सीढ़ियों की तरह है। ये 5 सीढ़ियाँ पहले मौजूद हैं, अब आप छठी सीढ़ी आप बनाना चाह रहे हैं। तो जब तक 5 सीढ़ियों की आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसकी बेस क्या है या पुराना काम हो चुका है, उस आगे काम को बढ़ाने के लिए आप पिछले वर्क को पढ़ते हैं, उसको साइड करते हैं कि ये रिसर्च आपकी यहाँ तक हो चुकी है, 5 सीढ़ियों तक हो चुकी है। अब छठी सीढ़ी जो मैं रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ, तो उसके लिए मतलब ये चीजें मैं करने जा रही हूँ। तो जब तक पिछले काम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप पिछले को साइड नहीं करेंगे, तो पता चलेगा कि इसने लिटरेचर रिव्यू ही नहीं किया, इसने चीजों को पढ़ा ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए साइटेशन या रेफरेंस या लिटरेचर पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास, तो रेफरेंस आप साइंटिफिक आर्टिकल या थीसिस में किन किन चैप्टरों में आपके पास रिक्वायर होता है? आपके पास इंट्रोडक्शंस में आप देते हैं। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है, दूसरी स्लाइड? जी 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 सर। सर। ओके। तो रेफरेंस आप किन किन चैप्टर्स के अंदर या आर्टिकल के कौन से सेक्शंस हैं वहां पे रेफरेंस आपके जरूरी होते हैं? एक आपके पास इंट्रोडक्शंस में आपने रेफरेंस देना होता है, मटेरियल्स एंड मेथड में देना होता है, डिस्कशन में देना होता है आपके पास। इंट्रोडक्शन में रेफरेंस देने की क्या वजह होती है? कोई बताएगा इंट्रोडक्शन सेक्शन होता क्या है बेसिकली? इंट्रोडक्शन क्या चीज होती है आपकी? आप में से कोई मतलब जी मिस मदिया या मिस मरिया मारून, इंट्रोडक्शन सेक्शन में रेफरेंस की क्या जरूरत होती है? अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस भी किया इस चीज को। इंट्रोडक्शन सेक्शन क्या होता है किसी भी चैप्टर का, थीसिस का, आर्टिकल का? इंट्रोडक्शन सेक्शन बेसिकली क्या चीज है, क्यों लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन? जी सर इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम हमारे पास जो टॉपिक होता है हम उसकी इम्पोर्टेंस को और जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनकी एम मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स को क्लेरिफाई कर रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं और जो टॉपिक की इम्पोर्टेंस हैं, और उन साइटेशंस को यूज करके उन आर्टिकल्स पेपर्स के थ्रू हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मतलब प्रीवियस ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, ऑब्जेक्टिव्स रह चुके हैं, इन पे कैसे काम हुआ है, इनके रिजल्ट्स क्या थे। और ओके। जी मिस मदिया, ये इंट्रोडक्शन क्यों लिखते हैं आप? कभी आपने सोचा है इंट्रोडक्शन क्यों लिखते हैं? ना लिखें तो क्या होगा? रिसर्च को हम, मिस मदिया मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया कि हम इम्पोर्टेंस को, उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को बता रहे होते हैं। टॉपिक का स्टार्ट जो है हमें इंट्रोडक्शन से ही लेना होता है। हमें पहले इस टॉपिक के रिलेटेड बताना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस चीज पे काम हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, और कैसे, मतलब वो कैसे करने वाला मटेरियल मेथड्स में आ जाएगा, तो हम साइटेशंस के जरिए जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए इंट्रोडक्शन को लिखा जाता है। आई होप। जी जी। ओके जी जी।
इंट्रोडक्शंस बेसिकली हैं, इंट्रोडक्शन तारुफ है, यानी आप अपनी जो रिसर्च कर रही हैं उसका इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आपका ये रिसर्च क्यों ज़रूरी है, आपके पास है कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं आपके पास है। और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन में आपने ये साबित करना है कि जो 5 सीढ़ियाँ हैं ना, यहाँ तक रिसर्च हो चुकी है। अब जो छठी सीढ़ी है, वो जो चीज़ है, आखिर जो छठा स्टेप है, वो अभी मुकम्मल नहीं है। यानी रिसर्च 5 सीढ़ियों तक रुकी हुई है आपके पास है। जो आप नई चीज ईंट रखने जा रहे हैं, 5 ईंटें रखी हुई हैं एक दीवार की, छठी ईंट जो आप रिसर्च के थ्रू रखने जा रहे हैं, अभी ये काम किसी ने नहीं किया। तो ये रिसर्च गैप या रिसर्च क्वेश्चन आप यहाँ ये जनरेट करते हैं। तो ये भी आप लिटरेचर की बेस पे करते हैं, लोगों की साइटेशन करके कि इसने ये पहला काम किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ तक रिसर्च रुकी हुई है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है, ये अभी किसी ने काम नहीं किया, तो ये मैं करने जा रही हूँ या मैं ये करने जा रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शंस में कि जो पेपर रिजेक्ट होते हैं या हमारी चीजें होती हैं, उसमें यही अगर कोई बंदा साबित नहीं कर पा रहा कि इंट्रोडक्शंस में कि प्रीवियस वर्क ये है और ये वर्क रहता है अभी जो हमने करना है या जो हमने किया है इस रिसर्च में, तो इस वजह से इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, साइटेशंस आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो ये करना पड़ता है आपके पास है। इंट्रोडक्शन को फिर कोई रिपीट करेगा तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इंट्रोडक्शंस में रेफरेंस क्यों जरूरत होते हैं? ये मिस मरियम मारून। सर इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर हमने काम किया होता है, और उसके बाद उस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ अब तक कितना काम हो चुका है और कौन से रिसर्च गैप अभी इसमें मौजूद हैं। उसके बाद हम अपने थोड़ा सा काम का हवाला देते हैं कि इस तरह का काम पहले किस किस साइंटिस्ट ने अपना काम में इन्वॉल्व कर रखा है। थोड़ा बहुत उसके ऊपर अगर किसी ने काम किया होता है तो हम वो सारा कुछ ऐड करते हैं, एंड पे फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव दे देते हैं ताकि हमारा इंट्रोडक्शन एक कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आ जाए। यस। तो यही हम मतलब उसमें हम प्रीवियस वर्क, प्रीवियस लिटरेचर को सारा पढ़ के उसको साइड करके बताते हैं कि यहाँ तक काम हो गया, अब हम ये काम करने जा रहे हैं, हमारा इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम इसको इस तरह अचीव करने जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन है जिसमें रेफरेंसेस दरकार होते हैं आपके पास, वो मटेरियल्स एंड मेथड सेक्शन है। मटेरियल मेथड्स क्या है? मटेरियल्स, जितना भी आपने मटेरियल यूज किया, जो ट्रीटमेंट यूज की, जो भी किया आपने, वो आपके मटेरियल्स हैं। उसमें भी आपके पास रेफरेंस है, कोई चीज़ आपने, मेथड्स आपने यूज किए, डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कैसे किया आपने, स्टैट कैसे लगाई, जितने भी मटेरियल्स आपने इस्तेमाल किए और मेथड इस्तेमाल किए, उनमें भी आपको रेफरेंस देना जरूरी होता है। ताकि एक देखें, एक प्रोसीजर है, आपका प्रोटीन कंटेंट आप मेजर कर रहे हैं, तो आपने मेथड तो दरियाफ्त नहीं किया, आपने किसी का मेथड यूज किया है। अब उस साइंटिस्ट को एक्नॉलेज करने के लिए उसके मेथड को तो आप रेफरेंस देते हैं, आप उसको साइड करते हैं कि ये मेथड, ये प्रोटोकॉल, ये प्रोसीजर मैंने यूज किया है जो इस साइंटिस्ट ने डेवलप किया आपके पास है। तो ये मटेरियल मेथड में रेफरेंस देने होते हैं आपके पास। तीसरे नंबर पे आते हैं डिस्कशन में जाके आपने, रिजल्ट में आपने रेफरेंस नहीं देने होते क्योंकि रिजल्ट आपकी अपनी स्टडी है, वो किसी और का काम नहीं होता। तो रिजल्ट में आपको किसी किस्म के रेफरेंस दरकार नहीं होते क्योंकि आपका अपना काम है। जहाँ आप दूसरों के काम को अपने काम के साथ रिलेट कर रहे हैं, जैसे डिस्कशन सेक्शन है। अब डिस्कशन में क्या हो गया, हमने रिसर्च कर ली, हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि हम जब अपने डिस्कशन लिखते हैं, तो डिस्कशन में हम ये बताते हैं कि हमारे रिजल्ट जो आए हैं, प्रोटीन कंटेंट है वो 5 से 10 वैल्यू आई है आपके पास है। तो अब हम लिटरेचर ढूंढते हैं जो हमारी रेंजेस हैं, ये किसी और के साथ मैच कर रही हैं या हमारे मुख्तलिफ रिजल्ट हैं। तो उसके लिए भी आप रेफरेंस ढूंढते हैं कि ये जो मेरे रिजल्ट आए हैं, ये जो मेरी चीजें आई हैं, ये लिटरेचर के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो डिस्कशन सेक्शन में भी आपको रेफरेंस देने होते हैं, आपके पास होते हैं। जी मिस मदिया, आप ये स्लाइड थोड़ी सी डिस्कस कर देंगी कि इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड और डिस्कशन में हमें रेफरेंसेस क्यों दरकार होते हैं? जी सर। सर इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि बात की कि हमने इम्पोर्टेंस के बारे में बताना होता है, जो हमारे पास काम होता है, टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड जो काम हो चुका है,
को जस्टिफाई करना होता है। देन उसके बाद हमारे पास जो रिसर्च स्केप होता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको बताना होता है कि हमने ये काम करना है और इस पर हम काम करेंगे। देन मटेरियल मेथड, मतलब उसमें ही साइटेशंस का भी यूज किया जाता है, रेफरेंसेस का। फिर मटेरियल मेथड में ये आ जाता है कि हमारे पास अगर हमने किसी और साइंटिस्ट की उनके उनके मेथड्स को यूज किया है, तो हम साइटेशन के रेफरेंस के थ्रू बताते हैं कि हमने इस साइटेशन के थ्रू एक्नॉलेज मतलब किया है इस मेथड्स को। और डिस्कशन के अंदर एग्जैक्टली जैसे हमारा ही काम होता है, तो हमारे काम को हम मैच कर रहे होते हैं कि ये काम पहले ऐसे हुआ था और हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरह हैं, तो हम उसको एज अ कंपैरिजन भी यूज कर रहे होते हैं। तो सर यही इंट्रोडक्शन मटेरियल मेथड्स ऑफ डिस्कशन। थैंक यू सर। यस, ये मुस्तफा भाई आप जल्दी जल्दी रिपीट कर दें ताकि हम आगे मूव कर रहे हैं। ये थोड़ी सी हम रेफरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। ठीक, मुस्तफा भाई, जी इंट्रोडक्शन सर। मटेरियल मेथड, इनमें क्या आपको समझ में आया? जी सर। सर इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें अपनी रिसर्च की इम्पोर्टेंस, उसका स्कोप और जो प्रीवियस रिलेटेड वर्क डन हो चुका है हमारी रिसर्च रिलेटेड, वो बताना होता है। तो उसके लिए फिर हमें वहाँ पे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मटेरियल और मेथड में जो अगर हम किसी प्रीवियस रिसर्च के मटेरियल या मेथड यूज़ करते हैं तो उस ठीक, मुस्तफा भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, अब आ रही है? जी जी, आवाज। जी सर। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें अपनी रिसर्च का इम्पोर्टेंस, स्कोप और जो प्रीवियस रिलेटेड जो काम हो चुका है हमारी रिसर्च के को मिलता जुलता, उसको हमें बताना होता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर साइटेशन की ज़रूरत होती है। और मटेरियल और मेथड्स में जो प्रीवियस अगर किसी रिसर्चर के हमने मटेरियल या मेथड यूज़ किए हैं तो उसको भी प्रॉपरली साइटेशन के थ्रू हमें एक्नॉलेज करना होता है। और डिस्कशन में हमें अपनी रिसर्च को जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है उससे कंपेयर करना होता है। तो उसके लिए भी हमें वो जो प्रीवियस रिसर्च है उसको एक्नॉलेज करने के लिए हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। यस, तो हमें डिस्कशन में भी उसको रिलेट करना होता है अपने रिसर्च के साथ कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं दूसरे लोगों के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं आपके पास आ रही हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है जी कि आपको सर। आर्टिकल आर्टिकल शो हो रहा है जी? मिस मदिया, मिस मरियम हारून आपको शो हो रहे हैं? जी सर, हो रहा है शो। ओके, तो ये एक पेपर है आपके पास, डस्ट बायोचार इन्फ्लुएंस सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी आपके पास है। ये देखें, एक उसका टाइटल है। अब रेफरेंस की जो गेम है जो आपने सारी समझनी है, रेफरेंस उसको कोई भी चीज आप जैसे हम आर सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि उसकी कितनी विंडोज हैं, वो किस तरह काम करता है। तो किसी भी चीज को समझना है ना आपने, हमेशा किसी सॉफ्टवेयर को कोई भी नॉलेज है कोई भी चीज है तो उसको मुख्तलिफ उसका देखें वो किन चीजों पे कंप्राइज है, कितनी चीजों पे मुश्तमिल है वो आपके पास, वो सारी चीजें जोड़ें तो आपके पास वो चीज बनती है आपके पास। रेफरेंस में भी ये देखें आपके पास तकरीबन ये 6 चीजें हैं आपके पास हैं। तो जब ये 6 चीजें आपके पास होने, एक रेफरेंस आपका तभी कंप्लीट होगा आपके पास जब ये 6 चीजें होंगी आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपके पास है ऑथर नेम है आपके पास, ये सारे जो जिन जिन लोगों ने ये रिसर्च की है उनके नाम आ जाते हैं आपके पास। दूसरे नंबर पे आपके पास ये देखें ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपके पास कि ये रिसर्च कब पब्लिश हुई है आपके पास। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास है टाइटल, तो ये आपके पास ये देखें उस रिसर्च का टाइटल क्या आपके पास है। चौथे नंबर पे जर्नल का नाम है, प्लांट सॉइल है आपके पास। पांचवें नंबर पे उसका वॉल्यूम है कि ये जो किताब की सूरत में पब्लिश होते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो ये आपके पास ये वॉल्यूम है उसका 376 आपके पास, कि इतने वॉल्यूम इस जर्नल ने अब तक पब्लिश कर लिए हैं आपके पास हैं। और उसके बाद जो पेजेस नंबर आपके पास है, तो ये रिसर्च का जो एक पूरी बुक है, वॉल्यूम है आपके पास। तो ये जो रिसर्च पेपर है आपके पास, अगर हमारे पास पूरी किताब मौजूद हो तो ये रिसर्च किन पेजेस पे है आपके पास, वो आपके पास 347 से लेकर 361 तक। तो ये 6 चीजें जब आप आर्टिकल का रेफरेंस देते हैं आपके पास आती हैं। तो ये 6 चीजें आपके रेफरेंस, अब ये देखिए नीचे वो पूरा रेफरेंस बना हुआ है। अब ये रेफरेंस की तरतीब आपके पास जैसे ऊपर मैंने दी हुई है कि ऑथर्स का नाम है,
उसके बाद ईयर आपके पास आ रहा है, फिर टाइटल आपके पास आ रहा है, फिर जर्नल का नाम आपके पास आ रहा है, और आपके पास ये देखें आपके पास है, फिर ये आपके पास ऑथर्स के नाम है, ईयर अप, और उसके बाद टाइटल आपके पास आ रहा है, फिर जर्नल का नाम आपके पास आ रहा है, फिर वॉल्यूम है, और फिर पेजेस है। तो ये 6 चीजें हैं मैंने बताया आपने कि ये अभी मैं आपको एक बुक भी शेयर थोड़े से वो ये स्टाइल की है, उसमें सारे लिखे हुए हैं कि आपके बुक का रेफरेंस देना है, आर्टिकल का रेफरेंस देना है, सारों का रेफरेंस देना है। तो उसमें आपके पास कैसे कैसी चीजें होनी, कितनी चीजें होनी चाहिए आपके पास है। तो एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं आपके पास। ये आपको नजर आ रही है एपीए साइटेशन बेसिक, एक बुक नजर आ रही है आप लोग को? जी सर। जी जी, ये सारों को नजर आ रही है आपके पास? जी सर, नजर आ रही है। साहब भाई, आपको नजर आ रही है बुक? यस सर, नजर आ रही है। ओके गुड। ये आपको एक साइटेशन की मैनुअल है, 18 पेजेस पे मुश्तमिल है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपके पास। ये आपको हेल्प देगी कि समझने में रेफरेंसेस, ये आथर्स के नाम है, ये देखें तो वन आथर आपके पास है, तो उसको आपने कैसे लास्ट नेम, फिर उसको शॉर्ट करके लिखना है, टू आथर्स कैसे लिखने हैं, थ्री आथर्स आपने कैसे लिखने हैं, और सेवन आथर्स आपने कैसे लिखने हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक शॉर्ट सी बुक है आपके पास है। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद थोड़ा सा दिखा दूँ। मेरी कोशिश है कि इसमें आपने मतलब इस कि हमने सिर्फ मेडले पे थोड़ा सा, लेकिन रेफरेंस की बेस बनानी है, समझना है लॉजिकली कि रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको बुक का रेफरेंस? ये एपी एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर सोर्सेस, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी सर। ओके। अब ये देखें, वो आपको इस मैनुअल में आपके पास ये क्लियर करेगा कि अगर एक बुक का रेफरेंस देना है तो आपने क्या क्या करना है। ये देखें, वो कहता है आपके पास है पहले आथर, उसके बाद शेयर ऑफ पब्लिकेशन है आपके पास, फिर बुक टाइटल लिखना है, सब टाइटल क्या होना चाहिए, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, पब्लिशर कौन है। तो जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि आपने देखना है कि जर्नल आर्टिकल है तो उसमें कितनी चीजें हैं, बुक का रेफरेंस देना है तो उसमें कितनी सेक्शन, कितने चीजें हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो ये आपने चेक करना है कि ये सबसे बड़ा मसला हमारे जो रेफरेंस में है कि इनकम्प्लीट रेफरेंस है, पेज नंबर नहीं है, ईयर पब्लिकेशन नहीं है, टाइटल नहीं लिखा, सिटी स्टेट नहीं है। तो आपने जब भी कोई रेफरेंस देना है अपने रिसर्च में तो चेक करना है इस मैनुअल के थ्रू कि इसमें अगर 5 चीजें हैं तो जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो 5 चीजें पूरी हैं या नहीं है। तब पूरी होंगी आपके पास, तब आपका रेफरेंस कंप्लीट है। इस तरह अगर आपने चैप्टर का रेफरेंस देना है तो ये देखें आपके पास ये उसने बताया हुआ है, आपके पास आथर है, आपके पास है फर्स्ट नेम, आपका ये आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, टाइटल ऑफ चैप्टर आपके पास है, आपके पास इन ये एडिटर्स का नाम है, टाइटल ऑफ बुक है आपके पास, पेज नंबर है, लोकेशन है। तो ये चीजें आपने इसकी मतलब आज मैं दूंगा ये मैनुअल, आपने इसको पढ़ना है, कल हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि चैप्टर्स के अंदर कितने हिस्से हैं। अब आपके पास ये मैगजीन का रेफरेंस देना है, आपके पास कौन कौन से सोर्स से आप रेफरेंस दे सकते हैं आपके पास है। ये देखिए आपके पास मैगजीन है, न्यूज़पेपर का आपने रेफरेंस देना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ढूंढनी है उस मतलब न्यूज़पेपर से, और फिर अपना रेफरेंस बनाना है आपने। उसके बाद ये देखें जर्नल का आपके पास आ रहा है, ये देखें ये जर्नल आपके पास ऑनलाइन जर्नल है, ये प्रिंट जर्नल है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट आपके पास है। ये बड़ी ज़बरदस्त आपके पास एक रेफरेंस की मैनुअल है। तो ये आपको समझाएगी कि रेफरेंस के कितने पार्ट्स हैं आपके पास, और वो आपने वहां से निकालने हैं और अपने रेफरेंस में चेक करने हैं कि ये चीज़ें मुकम्मल हैं, तब आपका रेफरेंस ठीक है। अगर ये चीज़ें मुकम्मल नहीं है तो इनकम्प्लीट रेफरेंस है। इनकम्प्लीट रेफरेंस से यही होता है कि किसी बड़े जर्नल में जब आप पेपर पब्लिश करते हैं आपके पास, तो वहां पे आपके पास नजर आ जाता है कि ये एक जूनियर बंदा है लिखने वाला आपके पास, जिसको अभी मुकम्मल रेफरेंसेस का नहीं पता। और रेफरेंस का मैं आपको आगे बताएंगे स्लाइड्स में कि रेफरेंस अगर आपने सही साइट नहीं की हुआ है तो वहां से पेपर के रिजेक्शन के चांसेस हैं कि यार एक बंदा जो रेफरेंस ही जिसको लिखने नहीं आते या वो रेफरेंस मुकम्मल नहीं लिख सकता,
तो इसके बाद है उसके रिसर्च की क्वालिटी क्या होगी, जो उसने मैन्युस्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन लिखा है, मटेरियल मेथड डिस्कशन है, तो उसपे उसकी क्या क्वालिटी होगी आपके पास है। तो इस हवाले से आपने देखना है कि जब आर्टिकल का रेफरेंस दे रहे हैं, बुक का दे रहे हैं, बुक के चैप्टर का दे रहे हैं, या किसी और का सोर्स दे है, तो उसमें वो कंपोनेंट पूरे हैं या नहीं है। तो ये मेरी बात किसी को समझ में आई हो साहब भाई? हाफिज साहब सर, आप रिपीट करेंगे कि इसमें क्या हमने। जी जी। यस सर, आप ये बता रहे हैं कि जब हमने कोई पेपर जो है पब्लिश करना है और उसके अंदर अगर साइटेशन हमारी जो है ना ठीक नहीं है, तो वो एक जो है ना पुअर जो है आर्टिकल है, या कोई भी हम अगर जो है बुक कर रहे हैं, कोई भी मतलब जो रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल, तो रेफरेंस जो है ना इसकी बड़ी वर्थ है, क्योंकि ये रेफरेंस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होते हैं, मटेरियल मेथड के अंदर भी आ रहे हैं, रिव्यू में आ रहे हैं, और जो है डिस्कशन में आ रहे हैं। तो इनकी साइटेशन, इनकी जो है ना अरेंजमेंट्स, डिफरेंट जो होते हैं जर्नल सर, मुख्तलिफ जर्नल्स की जो है ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये जैसे जैसे हमें स्टैटिस्टिक्स के टूल्स आपने जो बताए हैं आर है, उसकी इम्पोर्टेंस है, उसी तरह हमें जो रिसर्च के जो रेफरेंसेस हैं इनकी साइटेशन की भी बड़ी अहमियत है। यस। जी जी। जी मिस मरियम हारून, क्या आपने सीखा मतलब इस स्लाइड से, मतलब है कि रेफरेंस में देते वक्त हमें किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। जी मिस मरियम हारून। सर रेफरेंस लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर हमें बुक पब्लिश करनी है तो उसका डिफरेंट स्टाइल होगा। पेपर पब्लिश करना है, पेड है या ऑनलाइन है, इसी तरह न्यूज़पेपर वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको हमें एक खास तरतीब से ही रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसके 6 सेगमेंट्स रखने पड़ेंगे। तो 6 सेगमेंट्स में सबसे पहला हमारा हो जाएगा ऑथर्स के नेम। उसके बाद हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो रिसर्च का टाइटल होगा हम उसको मेंशन करेंगे। तीसरे नंबर पे उसके बाद हम जर्नल को करेंगे, एंड देन हम उसके वॉल्यूम को करेंगे और फिर पेज नंबर्स को देखेंगे। और इसी तरह डिफरेंट जब हम न्यूज़पेपर कर रहे होंगे या कोई बुक कर रहे हैं या कुछ भी, तो उनके थोड़े थोड़े इस तरह चेंजेस के साथ साथ हम उनको लिखते जाएंगे। जी ओके। जी मिस मदिया, इसको आप डिस्कस करते हैं कि हम जब रेफरेंस दे रहे हैं तो किन चीज़ों को हम ख्याल रखेंगे। रेफरेंस कैसे पता चलेगा हमारा कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, तो ये कैसे हमें पता चलेगा। जी सर। सर जब हम किसी रिसर्च पेपर के लिए आर्टिकल के सबमिशन के लिए अगर हम दे रहे होते हैं तो हमें पहले रिसर्च के स्ट्रक्चर को समझना होता है कि हमें रेफरेंस के स्ट्रक्चर को समझना होता है कि हमें रेफरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। हमारा जैसे लास्ट नेम आता है, देन फर्स्ट नेम, उसके बाद टॉपिक और जर्नल, वॉल्यूम नंबर, पेजेस। तो हमें उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हमें आर्टिकल के अंदर उसको पुट करना होगा। अगर कुछ भी इसमें से मिस रहता है तो हमारे लिए वो रिजेक्शन का अ, वजह बन सकती है। तो हमें सबसे पहले रेफरेंस को ही अच्छे से समझना होगा, उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। जैसे कि आपने अभी बुक्स में दिखाया कि हम सर इसी इसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही होती है कि हमें अगर आर्टिकल है, कोई पेपर है या फिर ऑनलाइन कोई जर्नल है, तो हम वहाँ से भी हमें साइटेशंस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हम अगर मैनुअली भी इसको हमें चीज़ों का मालूम हो तो हम आराम से रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। यस। जी मुस्तफ़ा भाई, आप जल्दी रिपीट कर दें ताकि हम आगे मूव करें। क्या क्या चीज़ इससे आपको। जी जी। जी सर, प्रॉपर रेफरेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा रेफरेंस पुअर होगा तो हमारी आर्टिकल या जो पेपर जो भी है वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर रेफरेंस देने का हर, अगर हम बुक में रेफरेंस दे रहे हैं या बुक लिख रहे हैं और उसमें रेफरेंस देना है या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हर जो हमारा जो जी मुस्तफ़ा भाई, आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो। जी जी। जी 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 अब आ सर, रही अब है। से। जी जी। जी सर।
सर मैं कह रहा था कि प्रॉपर रेफरेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा रेफरेंस पुअर होगा तो हमारा जो आर्टिकल या पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम सपोज एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले ऑथर नेम लिखेंगे, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, फिर टाइटल लिखेंगे, फिर जर्नल का नाम लिखेंगे, फिर हमारे जर्नल के जो वॉल्यूम है वो लिखेंगे, और फिर जो हमारे पेजेस हैं हमारे रिसर्च पेपर के उनको हम मेंशन करेंगे। जी जी। तो ये आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है, एक अरेंजमेंट को मद्देनजर रखना है कैसे आपके पास है। दूसरा ये देखिए ना, आपके आथर्स के नाम है उसके आप गौर करें तो आपको पता चलेगा इस जो रेफरेंस दिया हुआ है हार्डी है, और इसका देखें ये मार्क्वेस, ये एम उसका सेकंड फर्स्ट नाम है, और उसके बाद सेकंड जो सेकंड नाम है उसको पूरा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कामा आपके पास शो हो रहा है, फिर फर्स्ट नाम को एब्रीवेट किया हुआ है एम डॉट, उसके बाद कामा है। तो इस तरह ये तरतीब देखें, इसी तरह चल रही है आपके पास सेकंड नेम कामा और फिर फर्स्ट नेम को उन्होंने एब्रीवेट किया हुआ है। तो ये देखें ये स्टाइल है। अगर आप मैनुअल भी कोई रेफरेंस लिखना चाह रहे हैं तो ये देखें जहाँ नाम को सेकंड नाम को पहले लिखा गया, फर्स्ट नेम को एब्रीवेट किया गया है, तो कामा और ये फुल स्टॉप, अपने इन चीज़ों को, ये पंक्चुएशन वगैरह को भी आपने मद्देनजर रखना है। फुल स्टॉप कहाँ पे लगा हुआ है आपके पास है, ये देखें जर्नल के नाम के बाद, ये जर्नल के नाम के बाद ये देखें कामा लगा हुआ है, फिर आपके पास वॉल्यूम के बाद है कामा लगा हुआ है, फिर ये पेजेस है 347-361, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो ये देखें आपके पास इनको एब्रीविएशन करना, फिर ये पंक्चुएशंस का भी आपने ख्याल रखना है। ये नहीं कहीं पे आपने फुल स्टॉप मिस कर गए हैं, कहीं पे कामा मिस कर गए हैं, कहीं पे डैश मिस कर गए हैं, तो ये भी एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है आपके पास है जब सीनियर आदमी आपके आर्टिकल को देख रहा हो या चीजें देख रहा हो। तो इन छोटी छोटी बातों को भी आपने मद्देनजर रखना है। एक आपके पास अरेंजमेंट ठीक होनी चाहिए। जैसे आप किसी जर्नल में जमा करवा रहे हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस जर्नल के की कोई भी पब्लिश आर्टिकल को उठाना है। उठाने के बाद उसको देखना है कि अच्छा इसकी तरतीब इस तरह रखनी है, आखिर के नाम इस तरह रखने हैं, ईयर यहाँ पे लिखना है, फिर टाइटल इस तरह लिखना है, फिर कामा कहाँ लगाना है, डैश कहाँ लगानी है। तो आप कोई भी पब्लिश आर्टिकल उठा लेंगे, उसमें से फिर उसके रेफरेंस को देखेंगे और अपने रेफरेंस उसी तरह आप अरेंज करेंगे। तब भी आपके पास उसको एडिटर को पता होगा कि यार इसने अपने रेफरेंस, मेरा आर्टिकल पढ़े हैं पब्लिश आर्टिकल, और उसने अपने रेफरेंस को सही तरीके से मैनेज किया हुआ है और सही है, मतलब ये बंदा एक अच्छा लिखने वाला है या सीनियर आदमी है। अगर ये गलतियां करेंगे, कहीं अरेंजमेंट ठीक नहीं है, चीजें इनकम्प्लीट है, कामा और ये जो पंक्चुएशंस वगैरह का आपने ख्याल नहीं रखा, तो उसकी वजह से भी एक बैड इंप्रेशन आता एडिटर की तरफ में जा सकता है या रिव्यूअर की तरफ। तो इन चीज़ों को जब आपने रेफरेंस देखना है तो उसको आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा, तो ये आपके पास है। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास ये नजर आ रही है आपको, रेफरेंसेस सोर्सेज। तो आप किन एक्सक्यूज किन मी सर, चीज, एक सवाल है। जी 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 प्लीज। सर ये जो रेफरेंस लिखने का स्टाइल है उसमें खास तौर पे जो नेम के एब्रीवेशन किए गए हैं, तो ये जर्नल वाइज भी तो डिफरेंट हैं कुछ? जी जी, ये जर्नल वाइज डिफरेंट है। मैंने यही बताया कि जब आप पब्लिश कराने करने जा रहे हैं किसी भी जर्नल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोई पब्लिश पेपर डाउनलोड करें, उसको फिर आप मतलब अपने रेफरेंस उसी तरह अरेंज करें। लेकिन मेंडले सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है कि वो उसको आप खुद ही उस तरीके से अरेंज कर देगा। ये मैं बता रहा था कि मैनुअल आपने करना है तो आपने उसको गौर से देखना है। लेकिन मेंडले में ये खूबी मौजूद है कि वो उस स्टाइल से एब्रीवेट जैसे करना है, ऑथर के नाम जैसे लिखना है, वो खुद ब खुद कर लेता है उसको। तो ये एक मेंडले सॉफ्टवेयर की खूबी है। ओके सर, इसी तरह एक जो है एंड नोट भी होता है सर। जी जी, एंड नोट है, लेकिन मैंने को आज तक यकीन करें वो यूज नहीं किया। मैं मेडले में काम करता हूँ और रेफरेंस इसमें प्रॉपरली मैनेज हो जाते हैं, तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी उसकी मेडले एंड नोट की। तो मुझे तो यही सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है कि इसमें मतलब आराम से आपके इजीली मैनेज हो जाते हैं, एंड लोग काफी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन ये आपके यस वो सारे काम कर सकता है, मतलब एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है मेडले। तो इसके बाद आपको मेरे ख्याल में रेफरेंस के लिए कोई और सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके सारे काम इसमें हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो ये रेफरेंसेस रिसोर्सेस आपके पास कौन कौन से यूज कर सकते हैं आपके पास है। देखें, आप बुक से रेफरेंस दे सकते हैं, चैप्टर कोई बुक का चैप्टर है उसका रेफरेंस दे सकते हैं, मैगजीन का रेफरेंस दे सकते हैं, न्यूज़पेपर का, जर्नल ऑनलाइन, जर्नल प्रिंट, वेबसाइट, टीवी, फिल्म,
ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, थीसिस हैं, डिसर्टेशंस हैं। तो ये आप इन सारों के रेफरेंसेस दे सकते हैं। और ये जो मैं आपको मैनुअल दे रहा हूँ एपीए, मैंने यहाँ पे साइट भी किया हुआ है इसको, एपीए साइटेशन बेसिक्स 6। तो ये सारे आपको बताएगी ये 12 चीज़ें किस तरह, इसके कितने पार्ट्स हैं, और इनको आपने कैसे इनका रेफरेंस लिखना है। जब आप इन सोर्सेज से आप अपने रेफरेंस दे रहे होंगे, तो ये आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने थीसिस को अगर रेफरेंस देना है तो उसको हमने कैसे, उसके कितने कंपोनेंट हैं और उसकी अरेंजमेंट किस तरह रखनी चाहिए। इस तरह आपके पास कोई वेबसाइट का रेफरेंस देना है, चीज़ों का रेफरेंस देना है। लेकिन रेफरेंस देते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी बुक का रेफरेंस दें, आर्टिकल का रेफरेंस दें। ये मेन चीज़ें हैं। पास में ये हो सकता है कि आपने एक वेबसाइट का आज रेफरेंस दिया, अगले साल वो वेबसाइट क्लोज हो गई, तो अब जो बंदा उसको ट्रेस करना चाह रहा है रेफरेंस को, यानी आपको, तो उसको वो रेफरेंस मिलना चाहिए, वो चीज आपको मिल लीजिए फिलहाल के इस जमीन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी। आपने एक वेबसाइट का रेफरेंस दे दिया 50 साल बाद, लेकिन वेबसाइट साल बंद हो गई है, तो आप बंदे के वो रिलायबल नहीं है। तो ऐसे सोर्स से आपने रेफरेंस देना है जो लिटरेचर का मुस्तकिल पार्ट हो। यानी किसी ने आर्टिकल लिख दिया है तो वो आर्टिकल पब्लिश प्रिंट की शक्ल में भी मौजूद रहता है, और वो जर्नल की वेबसाइट पे मौजूद होते हैं। जर्नल इतनी जल्दी क्लोज नहीं होते। तो आपके पास कोई अच्छे रिसोर्स का, वैल्यूएबल रिसोर्स का, अच्छे आर्टिकल, अच्छे जर्नल का आपने रेफरेंस देना है। तो ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, आप देख लेंगे इनको। इसके बाद अच्छा, एक जो चीज है, ये आपको स्लाइड नजर आ रही है रेफरेंस लिस्ट की? जी ये आपको सर। नजर आ रही है यस रेफरेंस लिस्ट? सर। ओके। अच्छा देखें, आप सारा पेपर छुपा दें, का पूरा पेपर आपने आपने अब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स है, इंट्रोडक्शन है, मटेरियल मेथड्स है, डिस्कशन है, रिजल्ट्स हैं, सारी चीजें छुपा दें। अगर आप रेफरेंस लिस्ट दे दें, कोई पेपर जमा हुआ है, तो अगर कोई सीनियर आदमी है ना, अगर वो रेफरेंस लिस्ट को देखता है सिर्फ, बाकी पूरे आर्टिकल को वो नहीं देखता, क्या है आपके पास टाइटल देखता है, आपका आर्टिकल क्या क्या है, और उसके बाद वो देखता है रेफरेंस लिस्ट क्या है आपके पास है, तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ आर्टिकल या डेजिटेशन वगैरह की क्वालिटी जज कर लेता है उधर से सीनियर आदमी। वो कैसे? ये आप रेफरेंस लिस्ट में, मेरे पास एक आर्टिकल जमा हुआ है हमारे जर्नल में, उसमें मैंने देखा जो रेफरेंसेस हैं वो एक तो बहुत पुराने हैं, अपडेटेड ही नहीं है आपके पास है। तो ये मतलब एक बंदा 2025 में कम जमा करवा रहा है एक टॉपिक पे, और जो उसने रेफरेंस दिए हैं वो 2000 से पहले के हैं, और 1996 के हैं, 97 के हैं। तो इसका मतलब है क्या हुआ? अब एडिटर को क्या समझ लगी कि ये रेफरेंस जो पुराने हैं ना, इसका मतलब है ये जो न्यू लिटरेचर, ये जो 20 साल 25 साल हो गए हैं, ये बायोचार पे या किसी चीज पे जो नया लिटरेचर है, इसका मतलब है इस बंदे ने नहीं पढ़ा, इसको करंट नॉलेज का पता ही नहीं है। जब रेफरेंस की वो लिस्ट उसने देखी, सारे रेफरेंसेस ओल्ड है, तो इससे अंदाजा हो गया कि ये अपडेटेड आदमी नहीं है, ये अपडेटेड रिसर्चर नहीं है, ये करंट नॉलेज इसके पास नहीं है। उसके बाद दूसरी जो चीज अब रेफरेंस लिस्ट में नजर आई, टॉपिक आपका बायोचार पे है, लेकिन जो रेफरेंसेस हैं उसमें कोई एक पेपर भी बायोचार पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो रेफरेंस हैं वो इररेलीवेंट है आपके पास है, कि यानी इसको बायोचार, टॉपिक बायोचार है, सॉइल फिजिकल कंडीशंस है, तो ये पेपर्स किसी और चीज पे दे रहा है, बायोचार के पेपर एक दो हैं या उस पे हैं ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस बंदे ने रेलिवेंट लिटरेचर को नहीं पढ़ा भी नहीं है और उसको साइट भी नहीं किया आपके पास है। और बाकी मैंने क्या देखा उसमें कि रेफरेंस हैं कंप्लीट नहीं है, जैसे मैंने कहा आथर नेम मिस है, कहीं पे पब्लिकेशन ईयर मिस है, कहीं पे पेजेस नंबर नहीं है, कहीं पे वॉल्यूम नहीं है। तो रेफरेंस जो आपके पास है कंप्लीट ही नहीं है उस आर्टिकल के। उसके बाद आखिरी नंबर पे जो मैंने देखा, उसकी तरतीब ही नहीं है, अल्फाबेटिकली नहीं है, कोई रेफरेंस ए वाला पहले लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जेड वाला आ गया, फिर डब्ल्यू वाला आ गया, तो आर्टिकल की कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। अब मैंने सिर्फ टाइटल देखा और उसके बाद मैंने उसके रेफरेंस की लिस्ट देखी, तो पेपर फॉर ये एडिटर जो बड़े सीनियर एडिटर है वो वहीं पे वो आपका पेपर रिजेक्ट कर देते हैं, वो पूरा आर्टिकल उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जो रेफरेंस लिस्ट है आपकी, जो रेफरेंस आपकी, वो सारी स्टोरी आपकी बता रही होती है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने बड़े रिसर्चर हैं, आप कितनी मतलब क्वालिटी की आपने रिसर्च की आपके पास है। तो जस्ट रेफरेंस लिस्ट देख के कोई सीनियर एडिटर को आपकी क्वालिटी ऑफ आर्टिकल या थीसिस वगैरह जो बैर पीएचडी के लिए चाहते हैं, सिर्फ वो चीज देख ले तो उसको सारी स्टोरी सामने आ जाती है। तो ये मेरी बात किसी को समझ में आई हो? रेफरेंस लिस्ट से हम क्या क्या मेन एडिटर निकाल सकता है आपके पास है?
जी जी सर। जी, रिपीट करेगा इसको। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर। सर बेसिकली जो हमारा पेपर होता है उसमें अगर कोई हम किसी जर्नल में पब्लिश करने के लिए फॉरवर्ड करते हैं, तो जो एडिटर है जब वो रिव्यू करता है तो वो सबसे पहले हमारा टाइटल और रेफरेंस लिस्ट ही चेक करता है, और उसी की बेसिस पे वो हमारे पेपर और रिसर्च की क्वालिटी जज करता है। अब हमारे अगर रेफरेंस अपडेटेड हैं, रेलेवेंट हैं, कंप्लीट हैं और प्रॉपर ऑर्डर में है, तो हमारा पेपर एक्सेप्ट होगा, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारी गलत है तो हमारा पेपर रिजेक्ट होगा। यस। जी मिस मदिया, रेफरेंस लिस्ट आपकी कैसे आपके वो बता रही होती है आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को, या राइट आपको? जी सर। सर रिफरेंस जो है वो, जैसे कि हमारे पास लिस्ट में है कि अपडेट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए आर्टिकल्स के अपडेट आर्टिकल्स से हो, और कंप्लीट हो, करेक्ट हो, और प्रॉपर ऑर्डर अरेंज में हो। जो रेफरेंस हमारे पास, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो ही वो एक्सेप्ट हो सकता है, वरना क्वालिटी से ही मतलब क्वालिटी से ही उसको, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। जी मिस मरियम हारून, रेफरेंस लिस्ट आपकी स्टोरी क्या बता रही होती है कि आपके आर्टिकल की क्वालिटी क्या है? यस। रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जब भी अपना पेपर पब्लिश करते हैं तो पब्लिकेशन से पहले जो हमारे एडिटर्स होते हैं वो हमारे टाइटल के बाद रेफरेंस ही चेक करते हैं। अगर हमने रेफरेंस ओल्ड यूज़ किए हुए हों तो इसका वाज़ेह मतलब होता है कि हम अपडेटेड नहीं है, नए लिटरेचर से हमें पता ही नहीं है कि आजकल क्या हो रहा है हमारी रिसर्च से मुताबिक। और इसी तरह अगर हमारे टॉपिक रेलिवेंट ही नहीं है हमारे रिसर्च के टाइटल से, या फिर हमने कंप्लीट नहीं लिखे रेफरेंस नेम में, या कहीं पे भी हमने उसे कहीं पे खाली छोड़ दिया है, थोड़ा कम लिखा है हमने, या फिर हमने उसको अरेंज नहीं किया किसी भी ऑर्डर में अल्फाबेटिकली या 1 2 करके, तो इससे हमारे रिसर्च पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। यस। जी साहब भाई, क्या रेफरेंस लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है आपके पास? सर जैसे आपने बताया कि रेफरेंस लिस्ट के इम्पोर्टेंस जो है वो जो सीनियर्स हैं या जो है ना जर्नल के जो है ना रिव्यूअर हैं, तो अगर उनके पास डिटेल नहीं पहुंची और जो है टॉपिक है या खुद कोई मतलब पेपर को चेक भी करना है, तब भी वो उसका जो है ना टॉपिक देखें और उसके बाद वो रेफरेंस लिस्ट पे चले जाएं, रेफरेंसेस पे चले जाएं, तो वहीं से जो है ना आइडिया हो जाएगा कि रेफ़रेंस कैसे जो है ना साइट किए हुए हैं, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि रेफ़रेंस क्या जो है ना लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं या जो है ना आउटडेटेड हैं। तो अगर जो है आउटडेटेड होंगे तो वहाँ से वो एक इमेज जो है क्रिएट कर लेंगे कि जो इसका बाकी पेपर है, बाकी जितना पेपर का कंटेंट है तो वो भी जो है ना ओल्ड ही होगा, अपडेटेड जो है ना नहीं होगा। तो इसीलिए जो है ना रेफ़रेंस की बड़ी इसके अंदर जो है ना अहमियत है। अगर ये इम्पोर्टेंस पता हो तो फिर हम जो ये लेटेस्ट है, करंट चीज़ें चल रही हैं, उनको हम वहाँ पे अपडेट करें और जो है ना पेपर में शामिल कराएँ। यस। तो ये आपके पास है रेफरेंस लिस्ट की, आपके पास देखें रेफरेंसेस ऐसे चीज़ें हैं, मतलब ये हमारी ट्रेनिंग है, ये चीज़ों का मकसद यही है कि रेफरेंस को इग्नोर किया जाता है। हम जब हमारे स्टूडेंट होते हैं एमफिल में, पीएचडी में, उनको रेफरेंसेस की इतनी अहमियत पता नहीं होती, बस रेफरेंस साइट कर दी है, लिस्ट बना दी, चीज़ें कर दी। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो रेफरेंस लिस्ट है, जो रेफरेंसेस हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रिसर्च की वाकई इंपॉर्टेंस है जो आपने की है, लेकिन जो लिटरेचर है उसको आप साइट कर रहे हैं, उसको अपडेटेड है, प्रॉपरली अरेंज है, उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है आपके पास साइंटिफिक कैरियर में, आपके पास एज ए साइंटिस्ट। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है और अपने रेफरेंस पे स्पेशली तवज्जो देनी है। ओके। अच्छा, ये आपके पास है, दुनिया में दो स्टाइल हैं जो रेफरेंसेस के मेन आपके पास हैं। एक हार्वर्ड है और आपके पास दूसरा वैंकूवर स्टाइल है। तो ये दो स्टाइल हैं जो दुनिया में यूज होते हैं, बाकी इसके एक्सटेंशन है आपके पास रेफरेंसेस में आपके पास है।
ये हार्वर्ड स्टाइल आपके पास है, ये आपके पास नाम बेस होता है आपके पास। ये आपके, ये देखिए ना आपके पास ये नाम लिखा जाता है। ये आपके पास स्मिथ है, कामा 2022, ये नाम की सूरत में होते हैं। और ये दूसरा जो स्टाइल है आपके पास वैनकूवर, तो ये आपके पास न्यूमेरिक स्टाइल है। यहाँ पे नंबर की सूरत, आपके रेफरेंस जो ऊपर है, नेचर है, साइंस, जो दुनिया के बड़े जर्नल्स है, वो ये स्टाइल अपनाते हैं। आपके पास नंबरिंग का स्टाइल है, एक में नाम का स्टाइल है आपके पास। और इनके रेफरेंस लिस्ट भी इसकी आपको अल्फाबेटिकली आती है। इसकी 1 2 3 4 5 6 7 ये हम देखेंगे अभी आपके पास। तो चले मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखा दूं। पहले आप समझ लें कि हार्वर्ड स्टाइल में क्या है कि नाम यूज होगा, उसके बाद ईयर है आपके पास है। और वैनकूवर स्टाइल में आपके पास आपके न्यूमेरिक होगा आपके पास। तो ये दुनिया के दो बड़े स्टाइल हैं रेफरेंस के। बाकी इसके एक्सटेंशन है कि आपके पास आथर के नाम ऐसे लिखने हैं, ईयर यहाँ पे लिखना आपके पास है, जर्नल का नाम एब्रीवेट करके लिखना है या मुकम्मल लिखना आपके पास है। तो इन दोनों स्टाइल की एक्सटेंशन है, बाकी जितने भी हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली करके हर यूनिवर्सिटी ने, हर जर्नल ने अपना स्टाइल बनाया हुआ है। लेकिन ये आपको दो स्टाइल ही मिलेंगे, एक नंबर स्टाइल मिलेगा और दूसरा आपके पास ये नाम के साथ आपके पास कंप्लीट स्टाइल मिलेगा आपके पास है। तो ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा हम, ये पेपर शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर? एक मिनट। जी सर। ओके। अच्छा, इसमें देखिए आपके पास जो रेफरेंस है ये शो हो रहे हैं। ये बीजूटी, ये बोटा एटॉल 2021, ये किस शक्ल में आपके पास है? ये कौन सा स्टाइल है? ये सर हार्वर्ड हार्वर्ड स्टाइल, वाला। स्टाइल। जी जी, आपके पास ये अवार्ड। अब आपके पास ये देखें, कुछ हम इसका स्टाइल चेंज रखते हैं। हम नेचर का स्टाइल लेते हैं आपके पास। अब ये देखें आपके पास, ये कौन सा स्टाइल हो गया आपके पास? ये आपको नजर आ रहा है? ये देखें, ये उसने आपके पास नंबर स्टाइल में चेंज कर दिया आपके पास। यस सर, वैनकूवर। हाँ बिल्कुल। ये आपके पास देखें, आपके पास सारे रेफरेंस जो थे आपके पास मैडलाइन में, आपके पास नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया आपके पास। ये देखें 7 नंबर पे आपके पास है। तो ये दुनिया के दो स्टाइल्स हैं। कुछ जर्नल्स, जर्नल का आप दें इसमें आपके पास टोटल इन्वायरमेंट। देखें फिर ये आपके पास साइंस ऑफ टोटल इन्वायरमेंट का हमने स्टाइल चेंज किया। ये देखें दोबारा आपके पास वो नाम वाला स्टाइल आ गया। तो ये दो स्टाइल आपको मिलेंगे आपके पास। एक आपके पास नाम के थ्रू आपके पास है, दूसरा आपके पास क्या है, न्यूमेरिक में आपके पास है। तो नाम के अंदर ये देखें, इसकी अब रेफरेंस लिस्ट में जाते हैं आपको। अभी ये देखें, देखें आपको रेफरेंस, ये रेफरेंस लिस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है। जी मिस मरियम हरून, रेफरेंस लिस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है? यस सर। जी सर, हो रही है। ये ओके। ये देखें आपके पास ये जब नाम वाले स्टाइल में आते हैं तो वहां पे रेफरेंस आपके पास अल्फाबेटिकली ये आपके पास अरेंज है। अब हम इनका स्टाइल चेंज करते हैं। आपके पास दूसरे स्टाइल नेचर में आते हैं। तो नेचर अब आपके पास, अब ये देखें रेफरेंस कैसे अरेंज हो गए आपके पास। सीरियल वाइज हो गए सर, 1 2 3। हाँ, न्यूमेरिक में आ गया आपके पास। वो टेक्स्ट में भी न्यूमेरिक में है और जो रेफरेंस लिस्ट आपके पास है उसमें भी आपके पास न्यूमेरिक में है। तो ये दुनिया के दो बड़े स्टाइल हैं रेफरेंस के आपके पास। या वो नाम की सूरत में होंगे, या आपके पास ये नंबर की सूरत में हो। और ये मेडले में आप देख रहे हैं कि आपका पेपर एक जर्नल से रिजेक्ट होता है खुदा ना खास्ता, तो दूसरे पेपर में आप उस स्टाइल के मुताबिक जस्ट आप इसमें जाते हैं मेडले के अंदर,
तो वो आपको स्टाइल चेंज हो जाता है। जबकि मैनुअली है आपके पास सारे स्टाइल्स, फिर आपको लिखने पड़ते हैं, फिर उसका अरेंज करना पड़ता है। तो ये आपके पास है, ये सबसे बड़ी खूबी है मेडले के अंदर आपके पास है। तो इसमें आपके स्टाइल्स खुद ब खुद आप अरेंज हो जाएगा, 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपके पास जिस भी जर्नल का स्टाइल आप करना चाहते हैं अपने पेपर्स में, डेजिटेशन में, तो आप इसीलिए उसमें कर सकते हैं आपके पास है। तो ये दुनिया के दो स्टाइल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये दुनिया के दो स्टाइल रेफरेंस के आपके पास हैं। तो इन्हीं की बाकी एक्सटेंशन है, थोड़ा सा चेंज करके आपके पास है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कॉमन रेफरेंस आपके पास। देखें रेफरेंस आप, ये 1 मिनट आपके पास रेफरेंस पूरे, चलिए आपके पास आपको ये पेपर डिस्प्ले हो रहा है। जी सर। अच्छा, रेफरेंस आपके पास, रेफरेंस दो हिस्सों में होते हैं ओवरऑल, यानी आपके पास एक आप यहाँ टेक्स्ट में देते हैं और दूसरा रेफरेंस लिस्ट में होता है आपके पास। जो आपने ये यहाँ पे टेक्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन में ये रेफरेंस दे दिए, फिर इन सारे रेफरेंस की आपने लिस्ट में भी आपके पास आपने दिए हुए हैं आपके पास। तो रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन में है, मटेरियल मेथड डिस्कशन में है, टेक्स्ट में, इन टेक्स्ट की सूरत में जो रेफरेंसेस हैं आपके पास वो है। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें ये रेफरेंसेस हैं, और फिर ये आखिर में आपके पास जो रेफरेंस लिस्ट बनी हुई है, तो इसमें हमने दोनों जगहों पे कोशिश करनी है कि यहाँ पे भी हमारी कोई गलती ना हो। जैसे ये देखें आपके पास रेफरेंस दिया हुआ है जाफरी एट आल .2011, फिर आपके पास सेमीकोलन है कोरल 2011। तो ये देखें आपके पास यहाँ भी आपके पास प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी एक सिंगल रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ भी आपने कोशिश करनी है कि रेफरेंस में गलती ना हो। आपके पास जो जर्नल का स्टाइल है, चीज़ें हैं आपके पास हैं। अब ये देखें नाम है, उसके बाद एटाल है, डॉट है, 2010 है। तो जो टेक्स्ट के अंदर आपने रेफरेंसेस दिए हुए हैं आपने, तो ये ख्याल रखना है पास में किसी जगह, अब जो हम आमतौर पे करते हैं किसी जगह ब्रैकेट नहीं दी हुई, कहीं पे नाम सही नहीं लिखा हुआ, कहीं पे आपके पास ईयर ठीक नहीं है। तो टेक्स्ट के अंदर भी जो रेफरेंस है उनको भी आपने लिस्ट तो आपने ठीक बनानी है, जैसे हमने किया डिस्कस कि उसको आपने अरेंजमेंट ठीक देनी है, चीजें ठीक देनी है। लेकिन टेक्स्ट में भी आपने ख्याल रखना है कि ब्रैकेट प्रॉपरली हैं, नाम की स्पेलिंग साइंटिस्ट के पूरे सही लिखे हुए हैं, पंक्चुएशन का इस्तेमाल सही किया हुआ है, ये पब्लिक सही दिया हुआ है। तो इसमें भी आपने अपने रेफरेंसेस में ख्याल रखना है कि टेक्स्ट के अंदर जो रेफरेंस है उसमें भी आपने गलती नहीं होनी चाहिए, उसको भी प्रॉपर लिखा होना चाहिए। ये भी आपके पास है कि अगर यहाँ टेक्स्ट के अंदर कोई नाम सही नहीं है, ये रहा पब्लिकेशन सही नहीं है, इससे भी अंदाजा होता है कि पेपर को प्रूफ रीड नहीं किया गया या रेफरेंसेस में खास तवज्जो नहीं दी गई। तो ये भी एक गुड इम्प्रेशन आपकी तरफ से एडिटर को नहीं जाता। तो ये आपने ख्याल रखना है, जो टेक्स्ट में आपने रेफरेंसेस हैं उसको आपने करना है कि उसमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें भी आपके पास। तो ये आपके पास इनकरेक्ट नेम नहीं होना, करेक्ट नेम होने चाहिए आपके पास, ये पब्लिकेशन सही होना चाहिए, कामा है, ब्रैकेट है, टेक्स्ट के अंदर जो आप रेफरेंसेस दे रहे हैं आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये इसको कोई रिपीट करेगा, टेक्स्ट में जो रेफरेंसेस हैं उनमें हमने किन किन बातों को गौर करना है, कोई रिपीट कर दे जी साहब भाई। सर ये है कि जब हमने रेफरेंस टेक्स्ट में भी देने हैं तो उस वक्त भी हमने ख्याल रखना है कि रेफरेंस जो हैं वो हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद हैं तो उनका जो प्रॉपर नेम है, जो ऑथर्स के नेम है और उसके साथ उनका ईयर है और किस पैटर्न पे हमने इसमें जो है ना लिखने हैं, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। जी जी, ये इन टेक्स्ट में आपने इन सारी चीज़ों को जी रखना है। मिस मदिया, आप रिपीट करेंगे इन टेक्स्ट में हमने किन चीज़ों को गौर करना है कि जब हम लिस्ट तो हमने हमने देखी वो हमारी ठीक होनी चाहिए, टेक्स्ट में भी किन चीज बातों का ख्याल रखना है आपने। जी सर। सर हम जब हम टेक्स्ट में ही ऑर्डर के नाम को और कॉमा और ब्रैकेट जब हम किसी साइटेशंस को यूज करते हैं तो हमें भी इन मतलब जो
माइनर कॉमन सी एरर्स होते हैं, इनका भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब हम ऑर्डर का नाम लिख देते हैं तो हम कोमा नहीं, डॉट नहीं लगाते और फिर एरर शो कर देते हैं और फिर ब्रैकेट्स में रख देते हैं। तो ये भी माइनर सी मिस्टेक्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको भी रखना चाहिए सामने। यस, तो इन बात जी मुस्तफा भाई आप रिपीट करेंगे ये क्या चीज़ है टेक्स्ट में, मतलब हमने रेफरेंस में क्या चीज़ें देखनी है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। जी सर। सर हम रेफरेंस लिस्ट के अलावा जब टेक्स्ट में मतलब इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड या डिस्कशन में जब हम रेफरेंस देंगे तो उसमें हम हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ने के लिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो नेम है साइन। जी आवाज़ नहीं आ रही मुस्तफा भाई। सर अब आ रही है? जी अब आ रही है, अब आ रही है सर, आ रही जी जी सर मैं कह रहा था कि रेफरेंस लिस्ट के अलावा जब हम टेक्स्ट में भी रेफरेंसेस देते हैं तो जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है या मटेरियल, मेथड का है या फिर डिस्कशन का है, तो इन सब में हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा गुड इंप्रेशन पड़े कि हमारे जो साइंटिस्ट का नेम है उसमें इनकरेक्शन ना हो या ईयर ऑफ पब्लिकेशन गलत ना हो या जो कॉमर्स ब्रैकेट एक्सेट्रा हैं ये भी ठीक हो। यस, तो इन चीज़ों को आपने देखना है टेक्स्ट में, जब आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि रेफरेंस लिस्ट में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, उसमें जो एरर्स आपके पास हैं। एक तो फर्स्ट, ये आपको मेरी स्लाइड नज़र आ रही है, एरर्स इन, जी ये नज़र आ रही है आपको, एरर्स इन रेफरेंस लिस्ट। जी सर। ओके, तो इसमें हमारे पास है कुछ चीज़ें। देखिए पहले तो पॉइंट यही है कि मिसमैच ऑफ रेफरेंस, ये टेक्स्ट में एक रेफरेंस दिया हुआ है, जब मैंने वो रेफरेंस लिस्ट में जाकर देखा तो रेफरेंस मौजूद ही नहीं है। तो आपके पास ये बड़ा मसला आता है बास होगा थीसिस में, डेजिटेशन में, और ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स का ये सारा मसला होता है कि अब रेफरेंस टेक्स्ट में आपके पास 50 रेफरेंस, 100 रेफरेंस है टेक्स्ट में काउंट किए, लेकिन जब मैंने रेफरेंस लिस्ट देखी तो उसमें रेफरेंस 50 हैं या 85 हैं, 15-20 रेफरेंस हैं वो मिस हैं आपके पास। तो ये आपके पास अब जो मैनुअल हम करते हैं आपके पास, या मेंडले आपको इसका सोल्यूशन देगा आपके पास, कि आप अपने रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं कि ऊपर अगर 100 है तो नीचे आपके पास 100 है या नहीं है। तो ये आपके पास मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, हम उसी पेपर में चलते हैं आपके पास। अच्छा ये देखें आपके पास, ये हम इसका, ये आर्टिकल आपको नजर आ रहा है। जी सर। अच्छा ये देखें आपके पास, ये तो रेफरेंस है ना, ये देखें आपके पास, ये जो वीडियो टी है बुट्टा है आपके पास, सनफर है आपके पास, ये सारे रेफरेंस अब दिए हुए हैं। तो मैं इनको चेक करना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस लिस्ट में ये मतलब पूरे रेफरेंस है या नहीं। अगर यहाँ 50 हैं तो नीचे 50 होने चाहिए, कैसे मैं चेक करूंगा? या आप लोग रूटीन में कैसे चेक करेंगे? अब ये सारे रेफरेंस में कैसे चेक करूँ? अब ये मेरे पास टेक्स्ट में इतने रेफरेंस दिए हुए हैं और लिस्ट में मेरे पास वो रेफरेंस कंप्लीट है या नहीं है, तो ये कोई बताएगा? मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? जी साहब भाई, कैसे चेक करेंगे रेफरेंस पूरे हैं, कम है, ज्यादा है, लिस्ट और ये आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे चेक करेंगे? सर एक तो अगर मैनुअल हो तो फिर वो सारी काउंटिंग करें और फिर एंड पे इनको देखना है, चेक करना है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो आप पढ़ा रहे हैं मेंडले, तो ये हमें जो है सहूलत देगा कि ऊपर उसमें कौन-कौन से रेफरेंस हैं और आगे वही वाले रेफरेंस हैं और उनका नंबर भी पूरा है या नहीं। हम्म, जी जी, जैसे सैफ भाई ने कहा, अब ये देखें यहाँ पे 100 रेफरेंस है, 50 मुझे नहीं पता। अब मैं इसका वही स्टाइल चेंज करता हूँ, अब इसको मैं ले आता हूँ नेचर स्टाइल में, न्यूमेरिक में, मतलब आपके पास है। अब ये देखें, अभी ये नंबर में उसको कन्वर्ट कर रहा है, करेगा। ये देखें उसने नंबर में, अब रेफरेंस सारे जितने भी थे इस आर्टिकल में उसने सारों को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब आखिरी रेफरेंस में देखता हूँ कि कितने पे जाके एंड हो रहा है।
अब इस आर्टिकल का आखिरी रेफरेंस देखते हैं हम। ये आपके पास 30, ये आपके पास ये देखें 34 आपके पास नजर आ रहा है, एक आखिरी मतलब आपके पास डिस्कशन में। ये आपके पास और तो नहीं है ऊपर कोई। ओके, ये 34 पे एंड हो रहा है आपके पास हो रहा है। ये देखें आपके पास ये नंबर्स में, आप ये मैं नीचे लिस्ट चेक करता हूँ, अगर इसमें 34 हैं ये नंबर के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि हमारे रेफरेंस इस आर्टिकल के पूरे हैं। अगर नंबर नीचे कम है, इसका मतलब है आपके पास के आर्टिकल मुकम्मल। अब ये देखें यहाँ पे भी आपके पास 34 ही आ रहा है आखिरी नंबर। तो ये आप मेंडले सॉफ्टवेयर के अंदर एक मिनट के अंदर आप चेक कर लेंगे कि जो आपके रेफरेंसेस हैं वो कंप्लीट हैं या इनकम्प्लीट हैं। ये मैंने बताया बहुत बड़ा मसला होता है रेफरेंस में, जब आप मैनुअल अरेंज करते हैं। आप कैसे आप एक एक रेफरेंस ऊपर से टिक कर रहे हैं, वो घंटे घंटे लग रहे हैं आपके पास, वो टाइम्स है और आपका। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे तो आप अपने रेफरेंस को मैच कर लेंगे कि टेक्स्ट में कितने रेफरेंसेस हैं और रेफरेंस लिस्ट में मेरे पास कितने रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस लिहाज से आप अगर कोई काम ज्यादा हो रहे हैं या आपके पास पूरे नहीं हो रहे तो फौरी पकड़ लेंगे। आपका स्टूडेंट भी है, आप फ्यूचर में किसी को सुपरवाइज कर रहे हैं, आप उसको देखना चाहते हैं अच्छा ये थीसिस लेकर आया, ये सिनॉप्सिस लेकर आया, तो इसके रेफरेंस चेक करूं। तो अगर उसमें आप उसको पहले इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि आपने सारे रेफरेंस जो लिखने हैं मैनुअल से लिखने हैं, तो आप 1 मिनट नहीं लगेगा, आप उसको रेफरेंस टैली कर लेंगे कि आपके रेफरेंस पूरे हैं या नहीं पूरे। तो मेरे इस पॉइंट को कोई मतलब बताएगा कि रेफरेंस हम किस तरह ट्रेस आउट कर सकते हैं कंप्लीट है या नहीं है? जी, एनीवन? जी मिस सर मरे ये मारो। जी इसमें जी जी रिसा भाई। जी जी। मेंडले सॉफ्टवेयर सर ये हमें जो है ना सहूलत देता है कि हम इसमें ना एक एक कमांड से हम इनको ना काउंट कर सकते हैं। जैसे या जो है नेचर का ये इसके अंदर लगाया गया कमांड, जो नेचर जर्नल है उसके अंदर वैनकूवर स्टाइल होता है, तो उसमें टोटल नंबर आ जाएगा जो ऊपर टेक्स्ट में मौजूद है, और वही हम नीचे लिस्ट में चेक कर लेंगे। यस हाँ, लिस्ट में उसको चेक कर। जी मिस मरिया मारो, मिस मरिया, आप ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आप रेफरेंसेस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास ये मेन मसला है। मैं मतलब यूपीएससी के थीसिस आते हैं बैठ से वहां पे रेफरेंस मुकम्मल नहीं है, एक रेफरेंस ऊपर है लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, लिस्ट में है तो ऊपर साइड ऊपर नहीं मौजूद टेक्स्ट में। जी जी सर, क्लियर हो चुका है सर। हाँ, हम इसकी नेचर मतलब इस साइटेशन स्टाइल को यूज करके हम ओवरऑल रेफरेंसेस को देख सकते हैं। यस, तो ये आपके पास जी मुस्तफा भाई, तो आप इस तरह रेफरेंस को क्या अपने आसानी से बैलेंस कर सकते हैं? जी मुस्तफा भाई बताएं कि हम किस तरह रेफरेंस को पकड़ सकते हैं कि रेफरेंस दोनों साइडों पे हैं, मौजूद है या नहीं मौजूद। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही सर, बिल्कुल आ रही। जी सर। सर मेंडले में हम एक ही कमांड के थ्रू इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारी जो रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंस लिस्ट में और जो टेक्स्ट में उनमें मिसमैच तो नहीं हो रहे, या फिर दोनों लिस्ट में हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो सेम है। हाँ, रेफरेंस लिस्ट में वही आप उसका स्टाइल चेंज करेंगे, नेचर में लेकर आएंगे तो फौरी आप पकड़ लेंगे कि ऊपर वाले रेफरेंसेस टेक्स्ट में हैं, जो रेफरेंस लिस्ट में है वो हमारे पास बैलेंस है। तो ये आपको मेंडले सॉफ्टवेयर में इसीलिए आप उनको देख सकते हैं, आपके पास है। ओके, तो ये आपके पास जो हमारा एरर था आपके पास फर्स्ट ये था कि मिसमैच, रेफरेंस कंप्लीट नहीं है। वहाँ आपके पास 100 है टेक्स्ट में, तो लिस्ट में 85 है, 80 है, 50 है। तो ये आपके पास एक बड़ा रेफरेंस लिस्ट ये एरर होता है आपके पास। दूसरा, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम्प्लीट रेफरेंसेस होते हैं, किसी में नाम पूरे नहीं है आपके पास है, किसी में ये पब्लिकेशन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, पेजेस नहीं है। तो इनकम्प्लीट रेफरेंस का प्रॉब्लम आता है रेफरेंस लिस्ट के अंदर। फिर इनकरेक्ट ऑथर्स के नाम है, कोई नाम खुरम शहजाद था या मुस्तफ़ा भाई का पूरा नाम था, तो उसने मतलब एक नाम सही लिखा है, दूसरा नाम सही नहीं लिखा आपके पास है, तो नाम आथर के नाम सही नहीं है आपके पास है। पंक्चुएशन एरर्स हैं, मैंने बताया कामा जहाँ आना था फुल स्टॉप लगा हुआ है, जहाँ सेमी कॉलन लिखना था वहां पे कामा लगा हुआ है। तो पंक्चुएशंस के एरर्स हैं आपके पास लिस्ट में मौजूद होते हैं। दूसरा आपके पास है जर्नल नेम को एब्रीविएट सही नहीं किया गया होता, कि प्लांट अपने मर्जी से कर दिया जी, प्लांट सॉइल जरना था तो पी लिख दिया, एस लिख दिया, उसको मर्जी से एब्रीविएट कर दिया। ऐसा नहीं है,
साइंटिफिक वर्ल्ड में, दुनिया में, रिसर्च में आपके पास हर चीज स्टैंडर्ड है कि किसी जर्नल का नाम है आपने कैसे उसको एब्रीवेट करना है, ताकि उसमें स्टैंडर्ड रखने का मकसद ये होता है कि पूरी दुनिया एक ही रूल को फॉलो करे, ताकि दूसरे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लें। उसके बाद जो मेन आता है आपके पास है कि आपके पास कुछ आपका टाइटल है, आपके पास कुछ लफ्ज कैपिटल में लिखे हुए हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं आपके पास है। तो वो आपके पास ये लेटर्स या इंग्लिश भी सही प्रॉपरली नहीं लिखी गई। तो ये आपके पास रेफरेंस लिस्ट के एरर्स हैं, मिसमैच ऑफ रेफरेंसेस हैं, इनकम्प्लीट रेफरेंस है, इनकरेक्ट ऑथर नेम है, पंक्चुएशंस के एरर्स हैं, जर्नल नेम है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी एरर्स होते हैं आपके पास जो रेफरेंस लिस्ट के अंदर हमने देखा कि इन टेक्स्ट में आपके पास क्या एरर्स हैं, रेफरेंस लिस्ट में एरर क्या है, तो इनको आपने मैनेज करना है आपके पास जब आप रेफरेंस दे रहे हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कि आपने अब रेफरेंस देने जा रहे हैं किसी चीज को, तो आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है कि रेफरेंसेस देने से पहले मैंने इनको, चेक लिस्ट है, इनको अपने जहन में रखना है कि जब भी आपने रेफरेंस देना है तो अच्छे जर्नल का रेफरेंस देना है आपने। ये नहीं है कि एक जर्नल है जो बैड क्वालिटी का है, जिसका इम्पैक्ट भी नहीं है, और आपके पास लोकल जर्नल है, तो आप एक इंटरनेशनल एक बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, आपकी एक बहुत बड़े लेवल की रिसर्च है, लेकिन जो आपने साइटेशन दी हुई है वो ऐसे जर्नल्स हैं आपके पास है। कुछ फ्रॉड वाले भी जर्नल होते हैं, चीजें पैसे फीस वाले भी जर्नल होते हैं जिनकी क्वालिटी, कुछ फीस वाले अच्छे जर्नल है, लेकिन कुछ जर्नल है जो फीस लेके एक बुरी रिसर्च को भी पब्लिश कर देते हैं। तो आपने मद्देनजर रखना है जब आपने रिसर्च करनी है तो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, अच्छे जर्नल्स को आपने उनके रेफरेंसेस देने हैं आपके पास है। अच्छा, दूसरा आपने कोशिश करनी है कि जहां आप रिसर्च पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, जहां आप रिसर्च अपनी सबमिट करवाते हैं, तो उन जर्नल्स को भी आपने रेफरेंस देना है, उनके पेपर्स को भी आपने देना है। उसमें ये चीज़ है कि आप उन पेपर्स को जब रेफरेंस दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इस जर्नल के आपने पेपर पढ़े हैं, और उनका रेफरेंस स्टाइल या उनके सारी जैसे आपके पास है ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, तो वो आपने गौर से उस जर्नल को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपके नॉलेज में है कि मैं इस जर्नल में अपनी रिसर्च पब्लिश कराने जा रहा हूँ आपके पास है। और दूसरी जो चीज है आपके पास है कि ओरिजिनल रिसर्च को हमेशा आपने साइड करना है कि एक चीज है, मैंने अपने पेपर में किसी और का हवाला दिया, आपने मेरा हवाला दे दिया, अब जो मैंने हवाला दिया था आप कोशिश करें कि ओरिजिनल सोर्स को हमेशा साइड करें। आपके पास ये नहीं है आपके पास कि आप ओरिजिनल सोर्स को साइट नहीं कर रहे, आप सेकेंडरी सोर्स को, यानी दो चार बंदों ने किसी और का काम अपने पेपर में साइट किया, आपने उनको साइट कर दिया। आपने कोशिश करनी है हमेशा ओरिजिनल सोर्स की तरफ जाना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो एक पॉपुलेशन बताई हुई, जैसे अर्थ की है कि 50 साल बाद इतनी होगी, एक नंबर आया हुआ है जिसने ये बेसिकली पहले ही दफा बताया था, आपने उसको साइट करना है। और फिर आपने कोई भी रेफरेंस लिया किसी के थीसिस से, अपने थीसिस में आपने आर्टिकल में डाल दिया, आपने वो गूगल स्कॉलर पे चेक नहीं किया कि ये रेफरेंस मौजूद है या नहीं है। मतलब एक बंदे ने वो गलत रेफरेंस दे दिया, फिर दूसरे ने उसी को देखते उठा के वही रेफरेंस दे दिया। तो आपने हमेशा चेक करना है गूगल स्कॉलर पे जाके जो रेफरेंस मैं दे रहा हूँ ये वाकई मौजूद है या नहीं है आपके पास है। और उसके बाद आपने रेलिवेंट वर्क का हवाला देना आपके पास है कि आपका वर्क बायोचार पे है, तो आपने कोशिश करनी है कि बायोचार के रेलिवेंट जितने पेपर हैं उनको साइड करें। आपका काम बायोचार पे है लेकिन आप उसके कोई एक रेफरेंस भी आपकी रेफरेंस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो इररेलेवेंट रेफरेंसेस आपने नहीं देने हैं। दूसरा आपके पास है कि आपका आप काम कर रहे हैं सॉइल पे, प्लांट पे, और आप रेफरेंस दे रहे हैं फिशरीज जर्नल का, जो उन जर्नल्स का हवाला देना है जो जिनकी फील्ड आपके साथ मैच करती है आपके पास। तो मेडिकल साइंसेस का हवाला दे रहे हैं आप, दूसरे जर्नल्स का हवाला दे रहे हैं, तो वो फॉर एडिटर को पता चल जाता है यार इसका काम तो प्लांट पे है, कि मेडिकल साइंस के रेफरेंसेस क्यों दे रहा है आपके पास है। तो हमेशा आपने अपनी फील्ड के जो जर्नल हैं उनको आपने साइड करना है। तो इन बातों को आपने हमेशा प्रिकॉशंस के तौर पे देखना है कि जो आप जिन जर्नल का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल आपके पास है। जहां आप पेपर को जमा करवा रहे हैं उस जर्नल के पेपर का रेफरेंस देना है आपने, ओरिजिनल सोर्स को हमेशा रेफरेंस इंक्लूड करना है आपने, गूगल स्कॉलर से चेक करना है जो रेफरेंस आप दे रहे हैं वाकई मौजूद है या नहीं है, ये मतलब किसी ने गलती से दे दिया था या उसमें गलतियां थी तो आपने भी वो उसको वही रेफरेंस दे दिया। उसके बाद आप रेलिवेंट वर्क को आपने करना है, जिस पे आप काम कर रहे हैं कोशिश करें उसी के रेलिवेंट पेपरों को आप साइट करें। दूसरा उस फील्ड को देखें कि आपकी फील्ड ऑफ रिसर्च कौन सी है, तो उसकी फील्ड में किसी और की फील्ड मेडिकल में या किसी और की फील्ड के रेफरेंस ना दें, क्योंकि वहाँ का काम और आपका काम डिफरेंट है। मैच करता है तो लाजमी दें, लेकिन अगर वहाँ आपका मैच नहीं कर रहा तो दूसरों की फील्ड में जाके उनके जर्नल आप
बाजू का ऐसे हम उठाते हैं और रेफरेंस दे देते हैं। तो उसको देखना है कि आपकी ये जो आपके पास जर्नल है आपकी फील्ड से मैच करता है या नहीं करता। तो जल्दी जल्दी इसको कोई रिपीट कर देगा। मुस्तफा भाई, इसको आप रिपीट करेंगे कि किन बातों को हमने मद्देनजर रखना है जब आपने रेफरेंस देना है? जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर, जब हम रेफरेंस देते हैं तो सबसे पहले तो हमें चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जो हमारा रेफरेंस है वो किसी हाई क्वालिटी जर्नल का हो जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी हाई हो। उसके बाद हम्म। जब हम पेपर सबमिट करते हैं किसी जर्नल में, तो उसी पेपर को ही हम उसी जर्नल को ही हम साइट करें ताकि जो हमारी क्रेडिबिलिटी है पेपर की वो ज़्यादा बढ़े। और उसके बाद जो ओरिजिनल सोर्स है हम उसको साइट करें इंस्टेड ऑफ हम सेकेंडरी सोर्स पे जाएं। और जो हम जो हम साइटेशन दे रहे हैं रेफरेंस की, तो वो गूगल स्कॉलर पर एक्सेसिबल भी हो वो आर्टिकल, इस चीज़ को हमें चेक करना चाहिए। और जो आर्टिकल हम जिस चीज़ का हम रेफरेंस दे रहे हैं वो हमारी फील्ड वर्क रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल हम मार्फोलॉजिकल मार्कर्स पे काम कर रहे हैं, तो जो आर्टिकल हम साइट कर रहे हैं वो हमारा उसी टॉपिक के रिलेटेड हो। और जो हमारी फील्ड ऑफ रिसर्च है वो भी हमारी जो साइटेशन है उससे मैच करनी चाहिए। यस। जी मिस मदेया, आप इसको रिपीट कर दें फिर हम आगे मूव करते हैं। जी सर। जी सर, जो इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस की जो चेकलिस्ट है उसमें ये है कि हमें जर्नल जो है वो हाई क्वालिटी के लिए मतलब रेफरेंसेस के लिए यूज़ करने चाहिए। और साइट जो जर्नल्स हैं वो मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल सोर्सेज होने चाहिए रेफरेंसेस के। मतलब हम सेकेंडरी सोर्स के ज़रिए से ज़्यादा प्रेफरेंस है कि हम जो हमारे पास ओरिजिनल साइटेशन है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है वहीं उसी रेफरेंस को यूज़ करना चाहिए। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमें गूगल स्कॉलर से थ्रू एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये एक्सेस करती है या नहीं। और पांचवा पॉइंट ये है कि हमारे पास वर्क जो है वो आर्टिकल मतलब रिलेवेंट होना चाहिए, ना कि हम काम किसी और चीज़ पे कर रहे हैं और हम जर्नल्स के लिए मतलब दूसरे किसी और जर्नल से हम यूज़ कर रहे हैं उस आर्टिकल्स को। तो हमारे पास जो है वो मतलब इन चीज़ों को हम देखते हुए रेफरेंसेस को भी रेफरेंसेस की क्वालिटी दिखती है। जी सर। यस, थैंक यू। तो ये चीज़ें आपने जिनको मद्देनजर रखना है, आपने रेफरेंस देने से पहले गौर करना है कि ये सारी चीज़ें आपके रेफरेंस के जो जिस पेपर्स में आप रेफरेंस दे रहे हैं जिस पेपर का, तो ये चीज़ें सारी उसमें मौजूद हैं या नहीं है। ओके। अच्छा, अब बेनिफिट ऑफ मैंडलेस सॉफ्टवेयर। हमने रेफरेंस को अब तक समझने की कोशिश की है कि रेफरेंस है क्या चीज़, रेफरेंस के कंपोनेंट किस तरह आपके पास हैं, किन चीज़ों का आप किन किन बुक्स का मैगजीन का आप रेफरेंस दे सकते हैं आपके पास हैं। इन टेक्स्ट में आपके पास रेफरेंस में क्या मेन रेफरेंसेस के स्टाइल कौन से हैं, इन टेक्स्ट रेफरेंस में क्या गलतियां होती हैं और रेफरेंस लिस्ट में क्या गलतियां होती हैं आपके पास हैं। तो अब मेंडले सॉफ्टवेयर की हम क्यों यूज़ करते हैं, या मेंडले सॉफ्टवेयर की हम क्यों ये ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, या इस सॉफ्टवेयर की अहमियत क्या आपके पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आर सॉफ्टवेयर में था कि ये मेंडले सॉफ्टवेयर भी एक फ्री सॉफ्टवेयर आपके पास है, इसके लिए कोई चार्जेस पे करने की आपको ज़रूरत नहीं आपके पास है। दूसरा, आपके पास है एक दफ़ा आपने वर्किंग कर ली ना, आपने रेफरेंस मेंडले पे अरेंज कर दिया और अपने पेपर्स में आपने रेफरेंस दे दिया आपके पास, तो अब आपको ये देखें, आप जब आप पीएचडी का वर्क है या एमफिल का है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का, आपको एक चीज़ आपके पास पेपर नजर। अच्छा, अब ये आपके पास है। अब आप जैसे पीएचडी में होता है ख़ास तौर पर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एमफिल में भी होते हैं सिनॉप्सिस वगैरह आपके पास है। अब आपने एक सिनॉप्सिस लिखा, आपने उसमें रेफरेंस अपने मेडले के थ्रू दिए। अब आपने फिर थीसिस लिखना है, फिर आपने थीसिस के बाद आपने आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं। तो अगर आपने मैनुअल रेफरेंस लिखे हुए हैं, तो आप जब सिनॉप्सिस में मैनुअल रेफरेंस लिखे थे, फिर वहाँ से जब आप कोई पैराग्राफ उठाते हैं तो आप यहाँ से पैराग्राफ उठाएंगे, फिर उन रेफरेंस लिस्ट में से आप वो रेफरेंसेस उठाएंगे, उनको आपके पास हैं। इसी तरह आप फिर जब उसको थीसिस में ले जाएंगे, आर्टिकल में ले जाएंगे, तो हर दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अपने रेफरेंस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये रेफरेंस लिस्ट में, इस टेक्स्ट में से भी, और आपके पास रेफरेंस
टेक्स्ट में से और रेफरेंस लिस्ट में से। लेकिन अगर आपने एक दफा अपने रेफरेंस मेंडले के थ्रू मैनेज कर लिए हैं, आपने सारे रेफरेंस मेंडले के थ्रू लिखे, अब इसमें से कोई भी पैराग्राफ आपको चाहिए अपने थीसिस के लिए या आपको अपने आर्टिकल के लिए, तो आप वहां से पैराग्राफ उठाएंगे आपके पास। अब वो रेफरेंस लिस्ट में से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो ये देखिए ना आपने, मैंने जो यहाँ पैराग्राफ उठाया, इसमें दो रेफरेंसेस आपके पास हैं, ये रेफरेंसेस है आपके पास और ये दो रेफरेंसेस है। अगर मैं वैसे मैनुअल उठाता तो मुझे वो चीज़ें भी चाहिए होती। अब ये देखें, आप यहाँ पे मेडले के अंदर जाएंगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, तो आपके पास वो आपको लिस्ट खुद बना के दे देगा आपके पास। तो ये आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो भी पैराग्राफ जो भी लाइन उठानी है, अगर उसमें रेफरेंस है और इसको अपने थीसिस में लिखना है या आर्टिकल में जाके लिखना है, तो ये नीचे वाली रेफरेंस लिस्ट मेंडले आपको खुद बना के दे देगा, क्योंकि आपने सारे रेफरेंस मेंडले के थ्रू मैनेज किए हुए हैं। और ये सबसे बड़ी खूबी है मेंडले के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, मैनुअल के अंदर आप जाएंगे तो हर दफा आप ये ऊपर वाला पैराग्राफ उठाएंगे, फिर रेफरेंसेस ये इसको टिक करेंगे, फिर रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे वो आप उठाएंगे। मेंडले के अंदर आपको ये जरूरत नहीं है, आपने एक दफा मैनेज कर लिए हैं, तो फिर आप आपके पास आप इसको सिनॉप्सिस थीसिस में ले जाएं, आर्टिकल्स में ले जाएं, आपके पास है कोई रिपोर्ट बनानी है, आपके पास रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, तो बार बार आपको रेफरेंस मैनेज करने की या और लिस्ट उठाने की जरूरत नहीं। आप पैराग्राफ उठाएं, उधर डाल दें, इधर बिब्लियोग्राफी में जाएं और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कर दें, आपके पास है। तो इस तरह आपको सिर्फ एक वक्त आपने मेहनत करनी है, अपने रेफरेंस मेंडले के थ्रू मैनेज करने हैं, बाकी आपके पास है वो इसी आपके पास है। आपके थ्रू पीएचडी एम फिल हर चीज आपको बार बार रेफरेंसेस पे काम करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये पॉइंट किसी को समझ में आया हो? जी साहब भाई, मैंने क्या कहा? सर आपने ये इसमें बड़ी अहम बात बताई है। वो ये है कि हम जब सिनॉप्सिस जो है बनाते हैं, उसके बाद फिर रिसर्च होगी, थीसिस करना है और रिसर्च पेपर हैं। अ, उसके लिए फिर हमें, अगर हमने मेंडले को यूज़ नहीं किया, तो वो सारे जो भी पैराग्राफ उठाएँगे उसका रेफ़रेंस फिर लिस्ट से दोबारा उठाना है, उसको फिर सेट करना है कौन। तो यहाँ ये फ़ायदा है कि अगर हमने पैराग्राफ उठाया है तो वो इस मेंडले के अंदर सारे रेफ़रेंस ना सेव होते जाते हैं। तो वो खुद ब खुद नीचे जो है ना लिख देगा। ये भी हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर हमें ये भी श्योर होगा कि ये ना बिल्कुल एक्यूरेट स्टाइल के साथ है। तो ये एक तो हमारा जो है ना टाइम भी बचता है, दूसरा ये है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी में मेंडले की उसमें सेव भी होते रहते हैं। यस। यस, यस। तो यही, ये देखें आपके पास काफी, वरना आप रेफरेंसेस को ही मैनेज करते रह जाएं, आप ऊपर से मतलब रिसर्च या दूसरी चीजें रेफरेंस ही पूरे करते रह जाएं, ऊपर टेक्स्ट में रेफरेंस पूरे किए, फिर लिस्ट में एक एक रेफरेंस ढूंढते रहे, तो मेंडले के थ्रू आपके पास ये काफी टाइम बच जाता है। एक एक्यूरेसी आ जाती है, आपके पास गलती के चांसेस कम हो जाएंगे आपके पास, दूसरा आपके टाइम सेविंग है। सिर्फ एक दफा आपने ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने रेफरेंस मैनेज कर लिए, तो फिर आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी मिस मरियम हारून, मैंने क्या कहा है आपके पास? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये समझ में आ गया, आपकी रेफरेंस के लिहाज से आपकी लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। जी। सर इसमें इस तरह है कि अगर हम मैनुअली ये सारा काम करते हैं, हमने एक दफ़ा कोई काम कर लिया, थीसिस या साइनॉप्सिस हमने लिख लिए हैं, उसके हमने रेफरेंस मैनुअली किए हैं। अगर हम किसी जर्नल में पब्लिश करते हैं तो उसकी डिमांड के मुताबिक अगर हमें अपने साइटेशंस को या रेफरेंस को मैनेज करना है, तो मेंडले के अंदर हम जाके डायरेक्ट इस चीज़ को इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। वो हमें उसी मुताबिक ही करके देगा, क्योंकि उसके पास ये सेटअप पहले से सेव होगा। यस। उसके बाद ये सारी चीजें सेम है आपके पास, उसकी लिस्ट खुद बना देगा, आपके रेफरेंस टेक्स्ट में भी बैलेंस है और रेफरेंस लिस्ट में भी बैलेंस है। ठीक है मुस्तफा भाई, मैंने क्या कहा है आपके पास? तो ये अगर समझ में आ जाए ना, मतलब बेहतरीन आपके लिए। वरना बड़े स्टूडेंट यहीं पे जलील होकर रह जाते हैं, मतलब रेफरेंसेस ही पूरे नहीं हो पा रहे होते। ये मुस्तफा भाई। जी सर। सर आवाज़ आ रही है? फिर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर। सर मेंडले जो है वो वन टाइम सेटअप वर्किंग है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम मेंडले पे पहले हमने अपनी साइनॉप्सिस या थीसिस एक्सेट्रा पे काम कर लिया, बना लिया, उसकी मैनेजमेंट हमने रेफरेंसेस की कर लिया, उसके बाद अगर हमें किसी जर्नल में पब्लिश करना है अपना पेपर, तो इंस्टेड ऑफ कि हम मैनुअली दोबारा अपनी सारी रेफरेंस लिस्ट बनाएं,
तो हम अगर एक पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट कर दें मेंडले पर, तो वो रेफरेंस लिस्ट में वो सारे रेफरेंसेस खुद ब खुद जनरेट कर देगा इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के थ्रू। यस, तो वो आपके पास रेफरेंसेस सारे आ जाएंगे, आपको बार बार रेफरेंसेस पे काम करने की जरूरत नहीं है। जी मिस मदिया, आप ये पॉइंट क्लियर कर दें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं आपके पास। जी सर। सर अगर हमें पेपर या आर्टिकल पे काम कर रहे हैं तो हम किसी और साइटेशन को यूज करके तो हमें रेफरेंसेस इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू हम उसी रेफरेंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो कि हमें पहले मालूम होना चाहिए था, बट अब मालूम हो चुका है। थैंक यू सर। ओके ओके, तो ये देखिए मिस मदिया ने अपनी एमफिल कंप्लीट किया और उन्होंने ये सारे मतलब चीज़ों से वो गुजरे हैं। अब अगर ये हम सुपरवाइजर हैं बेसिकली, वो मतलब स्टूडेंट को गाइड करें तो उनकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी, और एक टाइम सेविंग हो जाएगी, लाइफ इजी हो जाएगी। दूसरा मतलब एरर के जो चांस मैं बता रहा हूँ, पेपर पब्लिश हो जाते हैं फिर भी चीज़ें रेफरेंस कुछ मिस होते हैं या वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आर है या ये मेंडले सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी का जब यूज करते हैं तो वो आपके पास आपकी लाइफ इसी करेगा और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, आपके पास आएगा। यही लाजमी चीज है। अच्छा अच्छा, ये पावर पॉइंट की स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही है? जी सर। यस सर। ओके, तो जैसे हमने कहा कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप वन टाइम इसको सेटअप करते हैं, वर्किंग अपने आपने रेफरेंसेस सारे कर लिए, तो अब आपके पास उसको सिनॉप्सिस में ले जाएं, थीसिस में ले जाएं, आर्टिकल में ले जाएं, तो कोई इशू नहीं है आपके पास है। दूसरा हमने देखा रेफरेंस स्टाइल का मसला नहीं है यार, इससे इसमें आपके पास मेडले सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी स्टाइल चाहिए, आपने जस्ट वन क्लिक पे आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा आपके पास। तो आप अपने रेफरेंस स्टाइल को जिस तरह आपके पास चेंज करना चाहें, आप इसीलिए उसको कर सकते हैं। दूसरा, चौथे नंबर पे जो हमने चीज देखी थी कि आप इसीलिए क्रॉस चेक कर सकते हैं कि रेफरेंस इन टेक्स्ट में अगर 50 हैं तो नीचे भी 50 हैं या नहीं है रेफरेंस लिस्ट में, तो क्रॉस चेक इसी आपके पास हो जाता है। दूसरा, आपके पास इसमें आपके जैसे एरर के चांस बहुत कम रह जाते हैं आपके पास हैं, कि जैसे स्टाइल है, चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद पंक्चुएशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें मेंडले खुद मेंटेन कर रहा होता है। आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके पास। उसके बाद आपके पास अल्फाबेटिकली जैसे अरेंजमेंट का इशू मैंने बताया था कि आपके पास रेफरेंस प्रॉपरली अरेंज नहीं होते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, यस सर। अब आ रही है। सर, आ रही है। ओके, तो ऑटोमेटिकली जैसे हमने कहा था कि रेफरेंस आपके अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाते हैं, आपको रेफरेंस को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेंडले सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है। जब ये सारे एरर चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं और आपकी रेफरेंस लिस्ट अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है, तो अब आपके पब्लिकेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जब आपके पास रेफरेंस ही प्रॉपरली अरेंज होंगे आपके पास होंगे, उसमें पंक्चुएशंस की एरर नहीं होगी, स्टाइल की एरर नहीं होगी आपके पास है, और रेफरेंसेस बैलेंस होंगे, तो आपके पब्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपके मेंडले सॉफ्टवेयर की ये सारी खूबियाँ हैं। आपके रेफरेंसेस के सारे मसाइल आपके पास मैक्सिमम हद तक वो मेंडले सॉफ्टवेयर उसको सॉल्व कर सकता है आपके पास। अच्छा, आगे आप जब ये आप स्लाइड नजर आ रही है, इंपोर्ट ऑफ रेफरेंसेस इन मेंडले। जी सर। यस सर। इसमें अभी जाएंगे आपके पास, हम दिखाएंगे कि आपको मेडले सॉफ्टवेयर के अंदर आप डायरेक्ट आर्टिकल उसमें आपके से पीसी में डाउनलोडेड है, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैनुअल आपको ये आर्टिकल आपके पास डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप उसको मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं मेडले के अंदर। और इसके बाद आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, आप गूगल क्रोम के थ्रू या इंटरनेट से भी डायरेक्ट आपके पास साइटेशन मेडले के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तीन तरीकों से आप उसमें
डाउनलोड आर्टिकल है उसको पीसी में, पीसी के अंदर आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, और उसको आप एक्सटेंशन के थ्रू, या हम प्रैक्टिकली भी इसको देखते हैं आपके पास। अच्छा, ये स्लाइड नजर आ रही है आपको, आफ्टर इंपोर्टिंग रेफरेंसेस इन मैडले? जी सर। ओके, तो ये सबसे देखिए ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपने रेफरेंसेस मेंडले के अंदर आपने सही नहीं डाले ना, आपने आर्टिकल टाइप वहां पे सही की, टाइटल वहां पे जो आपने इंपोर्ट किया है वो सही नहीं लिखा, आथर के नाम सही नहीं है, जर्नल का नया नाम सही नहीं है, वॉल्यूम सही नहीं है, पेजेस नंबर नहीं सही है। आप जो गार्बेज आउट, आपने गार्बेज इन, अगर आपने चीजें सही नहीं लिखी, तो अब जो रेफरेंस लिस्ट या जो रेफरेंस मेंडले देगा वो क्या होंगी, वो भी सारी गलत होंगी। तो आपने जब अपनी लाइब्रेरी बनानी है मेंडले के अंदर, आपने जब रेफरेंस उसमें लेकर जाना है, तो आपने ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी है। अगर आपने एकदम इंपोर्ट कर लिया, उसमें आपने आर्टिकल लिख दिया, उसमें कोई भी चीज़ ठीक नहीं थी, तो आप जब वो आपका रेफरेंस डालेंगे तो वहां भी कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। तो वन टाइम आपके पास मेहनत है थोड़ी सी, आपने केयरफुली जब रेफरेंस आपने मेडले में ऐड करने हैं, तो उसकी सारी चीज़ें आराम से चेक कर लेनी है। अगर उसमें आपने सारी चीज़ें चेक ना की, तो आपके पास रेफरेंस की क्वालिटी भी, वो बेशक मेंडले के थ्रू आप कर रहे हैं, कि मैंने मेंडले से किए थे, फिर भी पेपर रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट इसलिए हुआ कि आपने मेंडले में जो सारी इनपुट दी थी, जो सारी इंफॉर्मेशन दी थी, वो सही नहीं थी। तो आपने यहाँ पे कोशिश करनी है, जब आपने रेफरेंस लिस्ट बनानी है, मेंडले के अंदर सारी चीज़ें करनी है, तो उसको आपने प्रॉपरली हर चीज़ को चेक करना है कि आर्टिकल टाइप ठीक है, आर्टिकल टाइटल ठीक है, ऑथर्स नेम ठीक है, जर्नल नेम ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, पेज नंबर ठीक है। तो ये स्लाइड किसी को समझ में आई हो? जी, कि किस चीज का ख्याल रखना है। मेंडले ठीक है, मेंडले यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब जो क्वालिटी है वो आपने खुद ही मेंटेन, वो एक मशीन है, वो एक सॉफ्टवेयर है। जी, मेरी ये बात किसी यस मुस्तफा भाई सर। समझ में आई हो आप? जी सर जी ये बात जी जी समझ आई साहब है भाई। सर, हम्म। लेकिन एक क्वेश्चन है सर। जी जी, पूछो पूछो। सर ये मेंडले के अंदर ये है कि ये जब हम पेपर जो है डाउनलोड कर रहे हैं, या हमने कोई पेपर जो है चाहिए, मतलब वहां पे आ रहा है गूगल स्कॉलर पे या किसी भी जो सर्च इंजन पे, तो क्या ये मेंडले के पास है एक्सेस कि वहां जब हम उसको ओपन करें तो वहीं से इसको इसमें मेंडले के अंदर वो कर लें, उसी तरतीब से वो रेफरेंस आए? जी, वो एक्सटेंशन उसी तरीके से वो खुद कर लेगा, लेकिन फिर भी आपने क्रॉस चेक करना है, जो मेंडले ने वो ठीक। जो डिटेल इंपोर्ट की है वो सही है या नहीं। वो जी। मशीन है, बासों का वहाँ पे जर्नल के अंदर या चीज़ों में, वेबसाइट पे चीज़ें नाम सही नहीं लिखा हुआ, अब मेंडले तो मशीन है, उसने वहीं से वो रेफरेंस उठाने हैं। अब वहाँ पे भी सही नहीं थे, तो जब आपके पास आएंगे तो आपने उसको चेक करना है आराम से। अभी हम देखेंगे इसको कि आपने उसको चेक करना है। तो ठीक ये है आपके पास ख्याल रखना है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, कि आपके पास आप उसकी क्वालिटी मेंटेन करेंगे रेफरेंसेस की, तो उसी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो जो आपकी रेफरेंस लिस्ट या पेपर्स या डिसर्टेशन में जाएंगे रेफरेंसेस, वो भी अच्छी क्वालिटी के होंगे आपके पास है। तो ये मान लें कि डाउनलोड वगैरह करनी है आपने कुछ, ये मैंने बताया था, ये रैपिड क्वालिटी एक्सटेंशन होती है, ये आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि Q1 के जर्नल कौन से हैं, Q2 के जर्नल कौन से हैं। तो ये मैं एक्सटेंशन ये आपको दी है, ये 1 मिनट मैंने जी आपको ये ये गूगल स्कॉलर आपको, ये गूगल स्कॉलर की वेबसाइट आपको नजर आ रही है? यस सर। जी सर। ये मैं ये मैं एक्सटेंशन आपको दूंगा, आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है अपने, मतलब में जो आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं या क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें Q1 जर्नल आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें आपके पास। तो जब आपने साइटेशन करनी है, तो कोशिश करें कि ये टॉप जर्नल्स हैं दुनिया के Q1 कैटेगरी के, तो इसको आपने साइट करना है। और जिन पे आपके पास कैटेगरी नहीं आ रही, तो उसको आपने अवॉइड करना है कि उन जर्नल्स को साइट ना करें। तो ये एक्सटेंशन आपको डायरेक्ट बता देगी कि ये जो जर्नल है उसकी क्वालिटी की वर्थ क्या आपके पास है। तो ये मैं लिंक में भी आपको ये जब ये पीपीटी शो दूंगा आपके पास, तो इसको आपने देखना है, ये आपके पास है।
अब ये मेंडले सॉफ्टवेयर की आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी। मिस मरियम हारून, मिस मदिया, आपको नजर आ रहे हैं मेंडले सॉफ्टवेयर? जी सर। ओके, तो ये देखें, ये आपके पास, जब मैं आपने डाउनलोड भी किया आप लोगों में से कुछ लोगों ने, तो ये आपके पास है मेंडले, आपके पास है ये सॉफ्टवेयर सारा आपके पास। ये देखिए आपके पास यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, ऑल रेफरेंसेस हैं, रिसेंटली एडेड रेफरेंसेस हैं, रिसेंटली रीड है आपके पास, है फेवरेट है, माई पब्लिकेशंस हैं, तो ये आपके पास है, ट्रैश वगैरह आपके पास है, तो ये आपने सारे रेफरेंसेस हैं। नीचे कलेक्शंस आपके पास नजर आ रही है आपको। ये देखिए, आप एक आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, आप उसको अलहदा कलेक्शंस में रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप कोई भी उसका नाम रख सकते हैं, आपके पास है कोई भी बायोचार पे हम पेपर लिखना चाह रहे हैं, बायोचार 1 पे, तो मैं कहता हूँ जो बायोचार के सारे पेपर इसी फोल्डर में मैं लेके मौजूद हूँ। देखिए आपके पास biochar, ये देखिए आपके पास हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं आपके पास मैंडले के अंदर, जिसमें हम चाह रहे हैं कि ये जो हम अपने पीएचडी का थीसिस है, ये चीजें हैं, ये एक अलहदा फोल्डर में मौजूद हो आपके पास। अच्छा, ये आपके पास ऐड न्यू रेफरेंस, ये मैंने जैसे बताया था कि पहला कैटेगरी है कि इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर आपके पास है, तो ये आपके पास हम देखते हैं कि हमारा रेफरेंसेस, हमारे पास आर्टिकल पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से अपना ये फर्स्ट आपके पास है कि आप अपने मेंडले के अंदर रेफरेंस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू में जाना है आपने, फिर आपके पास ऐड न्यू पे कंप्यूटर्स इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर पे जाना है, और जहां आपके पास फाइल पड़ी हुई है उसके आर्टिकल जहां आपने रखे हुए हैं, तो उसको में से क्लिक करेंगे तो आपके पास आर्टिकल इंपोर्ट होके आ जाएगा आपके पास। ये देखिए आपके पास ये आर्टिकल, ये लेकिन एक बात यहाँ आपने ख्याल रखना है कि अपने कंप्यूटर्स के अंदर ना आपने एक फोल्डर बनाना है जिसमें आर्टिकल आपने रखने हैं, फिर उस फोल्डर की लोकेशन चेंज नहीं करनी। अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो जो आपके पास मुकम्मल पेपर आया होगा आपके पास, वो शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपके पास एक पाथ दिया हुआ है आपने यहाँ पे भी मेंडले में, तो मेंडले को पता है कि ये पेपर इस लोकेशन में मौजूद है। अगर आप लोग किसी और उसकी लोकेशन चेंज कर देंगे तो आपके पास मुकम्मल पेपर वहां पे आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा आपके पास। तो ये पहला स्टेप समझ में आया कि पेपर हम कैसे इंपोर्ट करेंगे आपके पास मेंडले के अंदर, और किस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। जी, तो इंपोर्ट कैसे करेंगे पेपर मेंडले के अंदर हम? जी सर। यस सर। जी जी। जी प्लीज, कौन साहब भाई जी, इंपोर्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट कैटेगरी आपके पास है जो मेंडले के अंदर हमने सर लेकर हमने आना। इसमें ऐड न्यू में जाना है, और वहां से जो है ना माई कंप्यूटर में आगे जाके जिस जहाँ पे भी हमने फोल्डर में रखा हुआ है पेपर, तो उसको वहां पे जो है क्लिक करना है, या इधर आ जाएगा। लेकिन हमने ये ख्याल करना है कि बाद में फिर उस फोल्डर को चेंज नहीं करना वहां से। अगर उसको चेंज कर देंगे तो फिर ये पेपर ओपन नहीं हो सकेगा। हाँ, वो लोकेशंस को आपने उसमें नहीं करना आपके पास है। ठीक। जी मुस्तफा भाई, आपको क्या समझ में आया? जी सर, सबसे पहले तो हमने जो Q1 जनरल से पेपर डाउनलोड करना है, उसके बाद जिस फोल्डर में हमारा पेपर है उस फोल्डर को हमने चेंज नहीं करना, मतलब हमारा पेपर डिस्प्ले नहीं होगा, और फिर हमने मेंडले पर उस फोल्डर से पेपर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना आपके पास, उस लोकेशन को चेंज नहीं करना। अब ये देखिए आपके पास ये अभी ये पेपर अभी जहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, तो ये देखिए आपके पास यहाँ वो जो मैं कह रहा था गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई हैं। ये आपके पास है बी लैब बुक है, बुक सेक्शन है, केस है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, फिल्म है, हेडिंग है, जर्नल आर्टिकल है। अब आपने जो इंपोर्ट किया फाइल, वो क्या चीज़ है उसको आपने यहाँ पे करेक्ट करना है, ये जर्नल आर्टिकल आपको, तो इस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा आपने देखना है जो सर ये टाइटल, स्क्रीन शो नहीं होगा।
स्क्रीन नहीं आ रही आप? जी मुस्तफा भाई, आपको हो रही है? नहीं सर। जी सर, मुझे हो रही। सर वो मेरे पास नहीं हाँ, हो रही, वो जो पहले कोई पीडीएफ ओपन हो रहा था वही हैंग हुआ वो। इंटरनेट का आजकल पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू चल रहा है आपका जी। मिस मरिया, मिस मरिया मारून, आप लोगों को हो रही है ये मेंडले की स्क्रीन जी सर, शो हो रही है। शो हो रही जी है? सर, हो। जी सर। जी जी, ओके। सैफ भाई थोड़ा सा आप देख लें इंटरनेट को, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है आजकल बाकी। जी जी, अब आपको ये मुस्तफा भाई आर्टिकल भी डिस्प्ले हो रहा है मेंडले पे? जी यस सर, सर, हो। अब आर्टिकल हो रहा है। हो रहा है, ओके। तो ये दोनों चीज़ हो रही है। आप सैफ भाई आपको भी ये देखें, अब ये देखें, आपने ये देखें, मैंने बताया ये आपके पास यहाँ पे आर्टिकल पूरा ओपन हो जाएगा। आप अब इसको, ये जो इन्फॉर्मेशन साइड पे दी हुई है कि ये आपके पास इसकी टाइप क्या है, इसका टाइटल, ये देखें जो यहाँ से आपने मैच करना है, ये डास बायोचार इन्फ्लुएंस सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये टाइटल आपके पास सही डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास, ये देखें आथर्स के नाम है आपके पास है, ये आपके पास सेकंड नेम कामा फिर फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम फिर फर्स्ट नेम, इस तरह जितने भी आथर्स हैं आपके पास। तो यहाँ चेक करने हैं आप, एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे जो हमारे आथर्स आ रहे हैं वो भी पांच हैं, एक दो तीन चार पाँच है, या पूरे हैं या नहीं है। तो आपने डिटेल लाजमी कंफर्म करनी है कि आप ये वाली जो साइड पे इंफॉर्मेशन है ना, ये आपके पास मेडले उठाएगा। लेकिन आपने आर्टिकल जो इंपोर्ट किया उसके साथ आपने ये इंफॉर्मेशन बैलेंस करनी है कि ये टाइटल ठीक है, आथर के नेम ठीक है। उसके बाद ये देखें आपको और डिटेल आ रही है कि जर्नल का नाम, प्लांट एंड सॉयल, आपने यहाँ से चेक कर लेना है आपके पास। ये देखें, ये यहाँ से आपने चेक कर लेना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखें आपके पास यहाँ से जर्नल का नेम आपने चेक कर लेना है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन चेक कर लेना है, पेज नंबर आपने चेक करना है, वॉल्यूम चेक करना है। इशू की जरूरत नहीं होती आपके पास आजकल। तो ये आपके पास ये सारी चीजें, ये जो आपके पास आपने डाउनलोड किया डॉक्यूमेंट, वो क्या है, आर्टिकल है, बुक चैप्टर है, वो आपने सेलेक्ट करना है। टाइटल चेक करना है, ऑथर के नाम नाम चेक करने हैं, पेपर के मुताबिक हैं या नहीं है। और इस तरह आपने उसके जर्नल का नाम, शेयर ऑफ पब्लिकेशन, पेजेस, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली चेक करनी है और अपने आर्टिकल के साथ मैच करनी है। ये मैं बता रहा था, अगर ये डिटेल सही नहीं है आपके पास, तो इसके बाद जो आप इसकी रेफरेंस देंगे या इसकी साइटेशन देंगे आपके पास, वो भी सही नहीं होगी आपके पास। तो इसको कोई रिपीट करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है कि ये आपके पास राइट साइड पे आपके पास जो भी डिटेल आ रही है। अब मेंडले जो भी डिटेल उठाएगा वो राइट साइड से उठाएगा, उस पेपर से नहीं उठाएगा। ये जो साइड पे आपके पास डिटेल आ रही है, यहाँ से उसने आपकी सारे रेफरेंस लिस्ट भी यहाँ से बनानी है और इन टेक्स्ट में भी आपके रेफरेंस यहाँ से देने हैं। तो इस डिटेल को आपने इंश्योर करना है कि ये ठीक होनी चाहिए। जी मिस मदिया, मैंने क्या कहा? जी सर, सर हम यहाँ पर जो पेपर हमने मेंडले को हमने जो डाउनलोड करना है, वो हमने उनकी साइटेशंस जैसे जर्नल आर्टिकल, मतलब कौन से टाइप का है, और ऑथर्स के नेम और ईयर, वॉल्यूम नंबर, हर चीज़ को हमने मैच करना है और इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि हमारे पास पेपर जो है वो इंफॉर्मेशन सेम है। और हमने पाथ जो है वो एक ही रखना है, मतलब एक ही फोल्डर में रखेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही और पूरा पेपर हमारे पास शो हो रहा होगा। तो हम यहीं से जी पूरा, साइटेशन को भी यूज कर देंगे। जी जी यहाँ से साइटेशन लेगा जी। मिस मरिया मारून, इसको आप समझ लें, ये सबसे मेन पॉइंट है मेडले में आपके पास है। मेडले सॉफ्टवेयर एक मशीन है, सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके पास जो आप क्वालिटी उसको देंगे, उसी की क्वालिटी के वो रेफरेंस और रेफरेंस लिस्ट बनाएगा। ठीक, मिस मारिया मारून, इसको रिपीट कर दें प्लीज। और इस तरह है कि जब हम एक आर्टिकल को डाउनलोड कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे मेंडले के ऊपर, तो सबसे पहले हमें उसकी टाइप को सिलेक्ट करना होगा कि वो जर्नल आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, या क्या चीज़ है। उसके बाद हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही होगी, उसको हमने मैच करना है कि मेंडले ने जो हमारा पेपर वहाँ पे इंपोर्ट किया है वो सेम इंफॉर्मेशन है, ऑथर्स नेम, टाइटल,
पब्लिकेशन ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे मैच करनी है कि उस सॉफ्टवेयर ने कहा कहीं कोई वो एरर तो नहीं शो कर दिया हमें। यस जी। मुस्तफ़ा भाई प्लीज। जी सर। सर जब हम पेपर इंपोर्ट कर लेंगे मेंडले पे, तो उसके बाद जो डिटेल्स हैं उस पेपर की, वो हम चेक करेंगे कि वो ठीक है या गलत है, क्योंकि मेंडले उस इंफॉर्मेशन को पिक करेगा। और आगे चल के अगर हमारी डिटेल्स में कोई गलती होगी तो फिर हमारे रेफरेंस भी गलत होंगे। यस जी साहब भाई। तो किस चीज का हमने ख्याल रखना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है रेफरेंस मेंडले में। जी साहब भाई, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? रेफरेंस मेंडले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसमें हमने मटेरियल का जो इनपुट दिया है, मतलब जर्नल्स का जो नेम है और आथर हैं, और आथर की जो है ना तरतीब है, और उसका नाम लिखने का जो स्टाइल है, और उसके साथ जो जर्नल्स की जो है ना डिटेल है, उसका वॉल्यूम, पेजेस और ईयर, उसका नेम, ये सारी चीज़ें अगर हमने एक्यूरेट दी हैं, तो फिर उसके बाद ये मेंडले की लाइब्रेरी में जो है ना सेव होगा। बाद में जब भी इसको रेफरेंस देना चाहेंगे तो वो यहाँ से आसानी से आ जाएगा। यस। तो ये बस आपने एक दफ़ा मेहनत करनी है, एक दफ़ा अपनी लाइब्रेरी जो है ये सारी चीज़ें आपने ठीक बना लेनी है। तो नेक्स्ट आपके पास आपका, मैंने जैसे बताया, सिनॉप्सिस है, थीसिस है, आर्टिकल है, फिर आपको एक्यूरेट बनी हुई होगी आपकी सारी लाइब्रेरी, तो आपको कहीं भी कोई भी मसला नहीं आएगा। तो इस चीज़ को सबसे आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसकी सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है कि वो आपके पास जो जर्नल में चीज़ें हैं या मेंडले के अंदर भी वही आपके पास सेव हुई है। तो ये आपके पास फर्स्ट। हाँ, आपके पास के आर्टिकल आपके पास इंपोर्ट कैसे करते हैं आपके पास है। अच्छा, तो ये इंपोर्ट कर लिया आपने, उसकी इंफॉर्मेशन ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है आपके पास है कि आप उसको करते हैं अपने रेफरेंस। अब एक रिसर्च आर्टिकल है, एक कोई मेथडोलॉजी है, वो आपको मिल नहीं रही आपके पास है। तो अब आप उसका कोई पेपर्स नहीं मिल रही, वो बुक नहीं मिल रही है ऑनलाइन, लेकिन फिजिकली बुक तो मौजूद है, उसका रेफरेंस मौजूद है, लेकिन वो आपके पास डाउनलोड नहीं हो रही, चीज़ें नहीं हो रही। तो उसका एक और तरीका है कि रेफरेंस ऐड करने का, ऐड रेफरेंस मैनुअली। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है आपके पास। इसमें जाके आप वो सारी इंफॉर्मेशन, अगर पेपर और बुक आपके पास डाउनलोड नहीं हो रही या आपको वो नहीं मिल रही, तो ये आपके पास उसमें आप रेफरेंस मैनुअली ऐड कर सकते हैं। आपके पास जर्नल ये वही टाइप के आपका रेफरेंस की बुक है, आर्टिकल है, उसका टाइटल क्या है आपके पास है, आथर क्या है आपके पास है, एक आथर है, फिर ऐड आथर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4-5 आथर थे, तो आपको मैनुअल ऐड कर सकते हैं। जर्नल का नाम लिख सकते हैं आपके पास, ईयर लिख सकते हैं, पेजेस लिख सकते हैं आपके पास, वॉल्यूम लिख सकते हैं आपके पास है। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, कि आपके पास आर्टिकल मौजूद नहीं है या बुक मौजूद नहीं है, लेकिन रेफरेंस आपको इंश्योर है कि ये रेफरेंस सही है, तो आप मेंडले में रेफरेंस मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं आपके पास। जैसे वहाँ पे तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने पेपर डाउनलोड किया, वहाँ से उसने सारी इन्फॉर्मेशन उठा लिया आपके पास। दूसरी सूरत में आप जो मेंडले में रेफरेंस ऐड कर सकते हैं वो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है मुस्तफा भाई, मैंने क्या बताया? ये दूसरा तरीका क्या है रेफरेंस ऐड करने का मैन इसमें? जी सर। सर अगर हमें कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा सॉफ्ट फॉर्म में, मतलब हार्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है और सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो हम उसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं मेनली में, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके। जी जी जी। मिस मरियम हारून, आपको क्लियर हुआ कि दूसरा तरीका क्या आपके पास है कि रेफरेंस ऐड करने का? मैं मेंडले के अंदर। जी सर, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा और हमें कंफर्म है कि ये एक रेफरेंस जो है करेक्ट है, तो हम उसको मैनुअली भी हर चीज़ खुद कर सकते हैं मैंडले के अंदर। यस, आप उसको मैनुअल ऐड कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या आपके पास है कि रेफरेंस ऐड करने का? यहाँ पे आप ऊपर इसको कैंसिल करते हैं। ये टूल्स में जाएं, आपके पास ये इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर आपके पास ऊपर शो हो रही है एक ऑप्शन, इसको आपने इंस्टॉल करना है। और किसी भी वेबसाइट है आपके पास, ये जर्नल, हम ये देखें, हम आपके पास किसी की जर्नल की डायरेक्ट जाते हैं आपका। ये वेब इंपोर्टर आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद ये आपके पास जर्नल का पेज ओपन हो गया, उस पेपर जहाँ पे आपका पेपर मौजूद है।
ये पेपर आपको शो हो रहा है, प्रिपरेशन मॉडिफिकेशन एनवायरनमेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोचार। जी सर। ये आप उस जर्नल की वेबसाइट पे चले गए जहाँ पे वो पेपर मौजूद है, आपने क्लिक किया। अब ये जो हमने एक्सटेंशन वहां से की थी, यहाँ पे ये देखें आपके पास मेंडले वेब इंपोर्टर आपके पास शो हो रहा है। ये नजर आ रहा है मेंडले वेब इंपोर्टर आपको? जी सर। पीछे आपके पास एक्सटेंशन आप इंस्टॉल हो गया, आपके पास पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, वो पैसे मांग रहा है हमसे उस पेपर के, पेपर डाउनलोड नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी, यहाँ वेड, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास रेफरेंस, इसको आप यहाँ से साइन होके आप यहाँ पे ये देखें आपके पास ये डिटेल आ रही है आपके पास। ये देखें आपके पास, ये आपके पास आ रहा है ये पेपर आपके पास। ये क्लिक हो गया। अब ये हमने वहाँ पे उसको जो हमने फोल्डर बनाया था बायोचार 1 के नाम से, ऊपर हम क्लिक कर लेंगे कि इस फोल्डर में जाके ऐड के ऑप्शन देंगे आपके पास। तो ये आप उसी लोकेशन में जाके यहाँ से भी आपका मुकम्मल रेफरेंस डाउनलोड हो जाएगा। जब आपका पेपर आप मुकम्मल डाउनलोड नहीं हो रहा, तो यहाँ से एक्सटेंशन के थ्रू भी आप मेडले के अंदर उस पेपर की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास है। तो ये 3 तरीके रिपीट कौन करेगा कि आपके पास कि मेडले के अंदर आप किस तरह पेपर को इंपोर्ट कर सकते हैं? जी साहब भाई, बताएंगे आप? हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जी जी बताएं प्लीज़। जी सर हमारे पास तीन मेथड्स हैं कि हम मेंडले के अंदर फर्स्टली ये है कि हमें जो है वो फाइल इंपोर्ट करनी है, हमें वही पाथ देना है कि फोल्डर को रखना है, और क्योंकि हमारे पास वहीं से रिटर्न मतलब पीरियड होगा। तो उसके अलावा सेकंड ये है, हम वेरीफाई भी करना है हमने पेपर को कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों सेम है। सेकंड ये है कि हम रेफरेंस जो है वाया मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास बुक या आर्टिकल जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है या डाउनलोड नहीं है, तो हम उस रेफरेंस को भी ऐड कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि हम इस साइटेशन को एक्सटेंशन के थ्रू हम जो है अगर पेपर मतलब इस एक्सटेंशन के थ्रू हम मेंडले के अंदर ही इस पेपर की इंफॉर्मेशन को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पास वहीं से रेफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यस जी। मुस्तफा भाई, 3 तरीके कौन से हैं हमारे पास, मतलब है हम मेडले के अंदर रेफरेंस को इंपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास है? जी सर। सर, पहला मेथड तो ये है कि हमने पेपर डाउनलोड किया, उसके बाद उस पेपर को मेंडले में इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो रेफरेंस है वो मेंडले में आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि अगर वो पेपर हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रहा या अवेलेबल नहीं है और रेफरेंस जो हमारे पास कंफर्म है कि उस पेपर का यही रेफरेंस है, तो मैन्युअली उसको हम ऐड कर सकते हैं। और तीसरा मेथड ये है कि हम कोई पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो हम उसको मेंडले का जो वेब इंपोर्टर इंपोर्टर है, जो एक्सटेंशन है, उसके थ्रू हम मेंडले में ही डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा रेफरेंस अपलोड हो जाएगा। यस जी साहब भाई, क्लियर हो गया आपको तीनों सर, मेथड्स आपके पास हुआ है, पहले जी 2 जी पॉइंट क्लियर हुए हैं, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है, ये सर जब हमने इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, तो उसको वहां से जो है ट्रेस करना है या फिर ये जर्नल की साइट ओपन करें तो फिर आएगा? ये सर एक दफा बता दें। जी जी। ये आपके पास, ये तो हमने, ये देखिए हम गए थे, मतलब हमने सर्च कर रहे थे पेपर गूगल स्कॉलर पे, हमने बायोचार लिखा गूगल। अब ये पेपर जो है, अब यहाँ डाउनलोड की ऑप्शन, ये देखिए आपके पास ये जो प्रिपरेशन मॉडिफिकेशन एनवायरमेंटल एप्लीकेशन ऑफ बायोचार रिव्यू, अब यहाँ देखिए पीडीएफ, यहाँ कोई डाउनलोड के ऑप्शन मौजूद नहीं है। और हम इसको क्लिक करेंगे इस पेपर के टाइटल पे,
तो ये हमें ले जाएगा उस जर्नल में जहाँ पे ये पेपर मौजूद है आपके पास है। अब वो डाउनलोड तो ऑप्शन है नहीं, वो पैसे मांग रहा है हमसे, तो वो डाउनलोड तो नहीं हो रहा। फिर हम इसकी एक्सटेंशन हमने, क्योंकि ये एक्सटेंशन इसके साथ की हुई है, तो मेंडले पे हम इसको क्लिक करेंगे और ये आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन, यहाँ से आप डायरेक्ट, अब ये जो रेफरेंस आपके पास है ये आप किस में करना चाहते हैं। जो जो फोल्डर हमने बनाया था ये बायोचार 1 के नाम से, ये ऑलरेडी उसमें मौजूद है, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं कर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये रेफरेंस आपके पास उसमें ऐड हो जाएगा। मैं मेंडले के अंदर ये रेफरेंस पहुंच जाएगा आपके पास। ये देखें आपके पास, यहाँ मैं शो भी करा देता हूँ आपको। ये देखें सर ये ये मेंडले की रेफरेंस तो आ जाएगा, क्या ये पेपर भी डाउनलोड होगा? नहीं, पेपर डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास मेंडले नहीं है आपके पास है। वो पेपर नहीं देगा, उसको इंफॉर्मेशन ये देखें, वो सारी चीजें उस पेपर एब्स्ट्रैक्ट आएगा जो। अब्स्ट्रैक्ट आएगा, और उसकी इंफॉर्मेशन ये देखें आपके पास, ये मेडले के अंदर वो इंफॉर्मेशन सारी उसने वहां से उठा ली है, आपके पास है, ये आपके पास है। तो बस वक्त पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे, तो आप इस तरीके से आपके पास मेडले में ये सारी चीजें आ जाएंगे आपके पास। ठीक है सर। ये क्लियर हो गया आपके पास, 3 मेथड आपके पास क्लियर हो गए कि आप पेपर डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लें, मैनुअल उसमें कर दें। तीसरा आपके पास है ये एक्सटेंशन के थ्रू जाके आप उसमें पेपर डाउनलोड कर लेंगे आपके पास है। तो ये आपके पास, हमारे पास पेपर आ गया, लाइब्रेरी हमने बना ली। अब हम चलते हैं कि हमने वो रेफरेंस, ये देखें कोई चीज़ है, ये आपके पास है, हम ये लाए। अब ये हमारे पास हमने रेफरेंस एक चीज लिख ली हमने। तो ये आपके पास ऊपर ये जो रेफरेंस में जाएंगे, तो मेंडले की आपने वो टूल्स में जाके आप, ये MS वर्ड की भी एक्सटेंशन है, उसको आप क्लिक करें। ये मैं आपको, ये टूल्स में ये नजर आ रही है, इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको। जी सर। तो इसको आप यस क्लिक सर। करेंगे जी, आपको क्लिक करेंगे तो आपके MS वर्ड में आपके पास ये एक्सटेंशन आपको मेंडले की नजर आ जाएगी। ये शीट के पास है, ये एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो जाएगी, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये सारे रेफरेंसेस जो आपने डाउनलोड किए हैं आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। हमने ये देखें अभी रिसेंटली डाउनलोड किया है। अब इस पे हमने इसको क्लिक करना है और इसके हमने यहाँ पे उस पर रेफरेंस देना है आपके पास। तो ये हम उसको क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट साइटेशन करेंगे। ये देखें आपके पास ये साइटेशन, आपके पास ये साइटेशन आ गई, ये आपके पास देखें ये साइटेशन। आप उस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट करेंगे तो वो रेफरेंस आपकी ऐड हो जाएगी। और उसके बाद आपने ये इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जहाँ आपने इसकी लिस्ट बनानी है, तो ये इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में जाके आप ऐड करेंगे तो उसके बाद उसके नीचे लिस्ट बनती जाएगी। जो जो पेपर आप ऐड करते जाएंगे इसमें, उसमें वो उसके लिस्ट बनाता जाएगा। हम एक और पेपर अगर ये भी इसके साथ इंसर्ट कर, ये देखें आपके पास नीचे वो लिस्ट बनाता जा रहा है। आप जितने पेपर ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, तो वो उतनी आपके पास नीचे उसकी ऑटोमेटिक, आपने जहाँ उसको क्लिक कहा होगा तो उसकी रेफरेंस लिस्ट खुद ब खुद जनरेट होती जाएगी। आप यहाँ रेफरेंस देते जाएंगे। अब यहाँ देखें आपके पास ये उसको अरेंज खुद कर रहा है, 2014 के रेफरेंसेस हैं, फिर 2019 के रेफरेंसेस हैं, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें अरेंज हो रही हैं आपके पास यहाँ पे। इसका जैसे मैंने बताया था, फिर आपके पास ये आपके पास ये स्टाइल चेंज करना है आपके पास। तो ये चेंज स्टाइल में जाएंगे आपके पास, हम इसको कहते हैं नेचर के स्टाइल में हमें करते हैं। तो आप ये क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास सारे नंबर न्यूमेरिक स्टाइल में आ गए, 1 से 3 तक आपके पास है। और ये आपके पास नीचे सारे वो न्यूमेरिक की लिस्ट आप उस स्टाइल के मुताबिक है। तो ये जस्ट स्टाइल में आप जिस भी जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट में है, BMC बायोलॉजी है और मेडिसिन जर्नल है आपके, ये सारे आपके पास ये लिस्ट में मौजूद हैं। तो आप रेफरेंस इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास इसमें, और इस इंसर्ट में जाएंगे तो आपके पास लिस्ट बनाता जाएगा। स्टाइल चेंज करना है तो जस्ट आपने क्लिक करना है, वो आपके सारे रेफरेंसेस स्टाइल चेंज करता जाएगा। तो इसी सर है ये मतलब ये सारी जी जी प्लीज।
एक क्वेश्चन है, एक ये जो आपने सर जो स्टार्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है, सेंटेंस है, उसके एंड में जो दिया है रेफरेंस, वो कैसे दिए है? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो यहाँ नीचे काफी सारे आर्टिकल के स्टाइल आ रहे हैं, तो क्या वो भी हमें इसके अंदर पहले से इनपुट देने हैं? ये बताइए। नहीं नहीं, वो खुद ब खुद उसमें बिल्ट इन कमांड्स हैं, वो बिल्ट इन है सारे स्टाइल उसके अंदर अच्छा, आपके वो पास। बिल्ट इन। दुनिया के सारे स्टाइल जितने भी हैं काफी मतलब उसमें वो बिल्ट इन पैकेजेस हैं, उसके बिल्ट इन स्टाइल है। वो आपने कोई स्टाइल नहीं देना, उसमें ऑलरेडी उसमें दिए हुए हैं। वो सॉफ्टवेयर कंपनी ने खुद उसमें दिया हुआ। ये मैंने बताया, ये आपके पास आपने एक लाइन लिख ली है, जी सर। तो उसमें आप जिस पे रेफरेंस देना चाह रहे हैं, ये आपके पास रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे। ये ठीक आपके है। पास ये जो बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद इंसर्ट साइटेशन में इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे तो आपके पास रेफरेंस वो खुद ब खुद इंसर्ट करता जाएगा, ये जितना भी आप करते जाएंगे। ये जस्ट उसमें जाके आपके पास उसका स्टाइल चेंज करेंगे, तो इकोनॉमी जर्नल का स्टाइल हम कहते हैं, ये चेंज कर दो। ये देखें आपके पास सारे रेफरेंसेस उसने उस स्टाइल के मुताबिक दे दिए हैं आपको। तो ये सर तो ये साथ ही इसके आसान है। लिस्ट में भी आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? ये सर टेक्स्ट में तो आ गए हैं, लिस्ट में भी आ जाएंगे नीचे रेफरेंस वाले? ये जी, ये जो लिस्ट का आपको दिया हुआ है, ये इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ये आपके पास लिस्ट। ये देखें आपके पास ठीक है। लिस्ट में वो खुद व खुद आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो वो लिस्ट भी आपकी जनरेट करता जाएगा आपका इस तरह की। तो ये सारी चीज, ये देखें हमने सारी आज के जी। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ये हमारा देखें, आज ये सारी मैंने किए आपको, मैंने सारे रेफरेंसेस पे। कल मैं इस सारे सेशन के क्वेश्चन आंसर भी आपसे करेंगे रेफरेंसेस पे। और ये एक एक बंदे ने मुझे ये मेंडले में तीनों तरीकों से रेफरेंस इंसर्ट करके और इस तरह टेक्स्ट में लिख के हर बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करेगा। ये क्योंकि वर्कशॉप थी, ये पहला दिन था, सारी चीजें मैंने आपको रेफरेंसेस के स्टाइल भी चीजें भी आपको सारी शो कराई हैं। लेकिन ये आपके पास कल हर बंदे ने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना आपके पास है। ओके सर। सर ये इसका जो है ना वो लिंक्स वगैरह जो अभी आप कह रहे थे वो भेज दीजिएगा, और वो ये बुक भी ये भेज दीजिए। ये सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये कोई भी सारी जो आपके पास है, ये रिकॉर्डिंग ताकि भी, हम ये लैपटॉप सारी में चीजें। इंस्टॉल करना है। जी जी। तो ये आप लोगों ने मतलब इसको करना है। क्वेश्चन हो आज के सेशन में किसी का? नहीं सर, अभी तक तो ये समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ओके, ये तो ये देखें, ये आपके पास इंशाल्लाह ताला ये आप अच्छे रिसर्चर, अच्छे साइंटिस्ट ऐसा ऐसा चीज़ों को समझना शुरू हो जाएंगे तो आपको दुनिया से भी हर जगह से। अब ये देखें, 3 जर्नल्स हैं जिनको मैं इस वक्त एज एडिटर, हम गेस्ट एडिटर काम कर रहे हैं आपके पास हैं। ये फ्रंटियर्स का पब्लिशर ग्रुप है, जिसमें ये मैं एक इस टॉपिक को देख रहा हूँ इस वक्त। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक है जो अमेरिकन के साथ ग्रुप है। ये तीसरा है हमारा, ये जो टॉपिक अभी चल रहा है आपके पास है, इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है 4.1। तो इसमें भी आप मतलब फ्यूचर में आप ऐसे इस तरह के रोल प्ले कर सकते हैं ऐसे एडिटर मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर आपके पास। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि जैसे मैंने आपने रेफरेंसेस, ये सिर्फ मेडले तो मतलब आसान सॉफ्टवेयर है आपको समझना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको रेफरेंसेस का बैकग्राउंड, उसकी इम्पोर्टेंस, उसको मेडले के थ्रू क्या बेनिफिट हैं, चीज़ें हैं आपके पास, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि रेफरेंस आपने कैसे मैनेज करने हैं। जी मिस मरियम हारून, कैसा रह गया सेशन आज का? कुछ समझ में आई है? कुछ आपके नॉलेज में चीज़ों में कुछ इजाफा हुआ है आपका? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें समझ आई हैं और आपने बहुत क्लियरली हर चीज़ को समझाया है। बहुत अच्छे से समझ आई है हर चीज़ को। तो पॉइंट्स क्लियर हो गए, मेंडले भी रेफरेंस के बैकग्राउंड में भी, मतलब कोशिश में यही करता हूँ कि थ्योरेटिकली भी चीज़ें डिस्कस हों, मतलब जान नहीं छुड़वाई जाए। एक चीज़ है ना, मतलब है वो बच्चों को है चीज़ों को प्रॉपरली डिस्कस की जाए, थोड़ा डिस्कशन का माहौल भी हो और चीज़ें कुछ पिक अप भी कर जाए हमारे स्टूडेंट। तो मेरी कोशिश इन सेशंस का, इन ट्रेनिंग्स का मकसद यही है कि आप लोग इसमें से कुछ चीज़ सीख के जाएं। जी मिस मदिया, कैसा रह गया सेशन? कोई चीज़ आपने आपके इल्म में चीज़ों में आपने तो मास्टर कर ली है, उससे और इसमें कोई फर्क पड़ा है आपको? जी सर,
सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और सर जी हमें एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसे मेंटली जो है वो सॉफ्टवेयर बहुत इंफॉर्मेटिव भी रहा और हेल्पफुल बहुत है रेफरेंसेस के रिलेटेड। तो इसलिए हम 3 मेथड के ज़रिए जो है रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं।